हरे कृष्णा। क्या हालचाल है? बढ़िया। जीएसटी में क्या पढ़ रहे थे टॉपिक हम लोग? डीम्ड सप्लाई का, यानी शेड्यूल 1 पढ़ रहे थे कि कुछ सप्लाई ऐसी हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी होंगी तो भी हम उनको क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। यानी वैसे तो जरूरत थी कि साहब आप जो चीज सप्लाई कर रहे हो वो गुड्स या सर्विस हो और आमतौर पे फॉर कंसीडरेशन हो एंड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। लेकिन ये जो फॉर कंसीडरेशन है इसकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे कि चार जगह पे, चार चीजों में अगर कंसीडरेशन मिसिंग भी है तो भी हम उनको डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि पहले किसी भी लॉ में ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे अगर हमने किसी को सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी तो सर्विस टैक्स नहीं लगता था जब जीएसटी नहीं आया था। बट जीएसटी अपने साथ शेड्यूल 1 लेके आया, चार बातें बताई। दो बात आप पढ़ चुके थे। पहली आपने पढ़ी थी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन दोज एसेट, और उस पर आपने एग्जाम्पल भी किए थे। दूसरा भी आपने पढ़ लिया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस पे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिए थे कि नहीं? तीनों कर लिए थे, तीनों तीनों कर लिए। लेकिन इसी में ही एक चीज अपनी और बच रही थी। यहां पे लिखा था बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अब हमारे जीएसटी में ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये भी समझ लें, और फिर दोनों की बात पूरी क्या लिखी है पूरी समझेंगे। रिलेटेड तो हम सबको समझ में आता है, बट सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन समझने के लिए पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर, थोड़ा सा तरीका समझना पड़ेगा। हमारी जीएसटी में ना स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि मान लो मेरी एक शॉप यूपी में है, एक शॉप गोवा में है, एक शॉप महाराष्ट्र में है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की वो थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच करता हूं, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, जो भी लिमिट है, तो मेरे को तीनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चला सकता। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, यूपी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा, गोवा का अलग, महाराष्ट्र का अलग, और भी कहीं पे बिजनेस है तो उसका अलग। आपको जितनी भी जगह से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं आपको उतनी जगह से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हाँ, अगर एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा जगह पे आपका व्यापार है, लेट से मेरी कानपुर में भी एक शॉप है और मेरी लखनऊ में भी एक शॉप है, दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं, यूपी में आते हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं उन दोनों के लिए एक रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाएगा, अलग अलग लेना चाहूं तो अलग अलग भी ले सकता हूं। अगर मैं अकाउंटिंग अलग रखना चाहता हूं कि मेरे को पता चले कानपुर से कितना माल बिका, कानपुर से कितना खरीदा, कानपुर से कितना आईटीसी मिलेगा, तो मैं अलग अलग लूंगा, कानपुर का अलग, लखनऊ का अलग। और अगर मैं एक चाहूं तो मैं एक भी ले सकता हूं, एक लूंगा तो मैं उन दोनों में से एक को दिखा दूंगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने कानपुर को दिखा दिया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और लखनऊ को दिखा दिया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सेम रजिस्ट्रेशन। यूपी में सर अगर आपके पास आगरा में भी है तो भी हम तीनों के लिए एक भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी। बट अलग अलग स्टेट में है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होंगे। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन मिलता है। पैन नंबर समझते हैं, जो इनकम टैक्स में पैन नंबर होता है ना, पैन के बेसिस पे मिलता है। होता क्या है, पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है 10 डिजिट्स का। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जीएसटी नंबर 15 डिजिट्स का होता है। 10 से पहले 2 डिजिट लगती हैं, बाद में 3 लगती हैं।
तो 10 तो है ही, 2 और 3 5 15 बन जाती हैं। वो क्या बन लगती हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, जितने स्टेट उतनी जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, एक स्टेट से काम नहीं चलेगा। जैसे पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, जब जीएसटी नहीं था तो उसमें कॉन्सेप्ट हुआ करता था सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का, बट जीएसटी ने उसको खत्म कर दिया कि अगर अलग अलग स्टेट्स में आपका व्यापार है तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराइए। मतलब 10 स्टेट में व्यापार है तो मेरे को 10 रजिस्ट्रेशन कराना, सबके अलग अलग जीएसटी जमा होंगे, सबके अलग अलग जीएसटी रिटर्न जाएंगे, सारा काम होने वाला है। ठीक है, अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो समझने की कोशिश करें। सेम पेन पे आपने जितने रजिस्ट्रेशंस ले रखे हैं उन सबको हम आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सेम पेन पे मैं यूपी में भी बिजनेस करता हूं, गोवा में भी करता हूं, यानी मैंने 2 रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे। पैन तो एक ही होता है, पैन इनकम टैक्स के हिसाब से मिलता है, तो वो स्टेट वाइज नहीं मिलता, पैन नंबर तो एक ही होता है। तो मेरे पास पैन नंबर है और मैंने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, दोनों का ओनर मैं हूं, मालिक मैं हूं, तो पैन मेरा लगा, पैन के बेसिस में हमें दोनों जगह रजिस्ट्रेशन मिल गए। अब वैसे अगर पर्दे के पीछे देखें, असलियत समझें, तो ये दोनों हैं तो मेरा ही, ये दोनों मेरे बच्चे, अलग अलग तो है नहीं, बट जीएसटी के पर्पस से हम इनको डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग अलग पर्सन ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, भले ही विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, जितने रजिस्ट्रेशन आपने सेम पेन पे ले रखे हैं वो सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही एक चीज होती है, अगर आप समझ पाए तो एक और समझा देते हैं। एक चीज होती है एक्सटेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन समझ गए? अभी एक्सटेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होती है? लेट से सपोज करिए मिस्टर एक्स यूपी में बिजनेस करते हैं और इनका होटल है और इन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है ना जी। गोवा में भी बिजनेस करते हैं और गोवा में इनकी लिकर की शॉप, दारू की दुकान है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो आपने देखा था कि जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। यानी यहां तो ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, यहां से केवल लिकर बेचते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, जहां से आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं ना, वहां पे आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी लगी नहीं रहा। इसके ऊपर तो आज भी, दारू के ऊपर तो आज भी वही एक्साइज और वैट की बात है। तो साहब, इन्होंने, मिस्टर एक्स ने यूपी में तो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, गोवा में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तब भी हमारे जीएसटी के लॉ कहता है ये दोनों ही हम मान के चलेंगे कि एक्सटेब्लिशमेंट है डिस्टिंक्ट पर्सन की। हिंदी में बोले तो हमारे लिए दोनों अलग अलग हम मान के चलेंगे। मतलब पूरा संक्षेप ये निकला कि साहब, अगर 2 रजिस्ट्रेशन है या 2 से ज्यादा तो वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन है, और अगर कहीं रजिस्ट्रेशन है और किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो भी वो एक्सटेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, या जिसको आप सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन भी बोल लोगे तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं बात को? अब ये कॉन्सेप्ट तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन का समझ में आ गया, बट ये शेड्यूल 1 में क्या लिखना पड़ा इन्हों को, ये क्यों लिखा और क्या लिखा, थोड़ा ये भी समझाओ, मैं समझाता हूं। एक बड़ा कॉमन होता है, जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करती है। मैं समझाऊं आपको। लेट से मेरी कानपुर यानी यूपी में एक शॉप है, और कहे कि सर रेडीमेड गारमेंट्स की, आरएमजी लिख दिया, रेडीमेड गारमेंट्स है ना, शर्ट पैंट और ये सब, ट्राउजर वाउजर यहां से मैं बेचता हूँ। और मेरी एक, अगेन गोवा बड़ा पसंद आ रहा है इस समय मेरे को, गोवा में शॉप है और ये भी रेडीमेड गारमेंट्स की मेरी शॉप है, और मैंने दोनों जगह पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है।
तो जाहिर सी बात है दोनों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा। अब हुआ क्या, ये जो यूपी में शॉप थी, यहां पे कुछ जीन्स में चूहा कुतर गया। चूहा समझते हैं, कुतरना समझते हैं, चूहा काट गया है ना। कुतरना वर्ड सुना था आपने कभी? सुना है, ठीक है, कानपुरिया भाषा में। तो चूहे ने काट दिया। अब लोग यहाँ पे नहीं खरीद रहे थे कि ये कैसी कटी फटी जीन्स है, हमें साबुत जीन्स दिखाओ। अच्छा, और गोवा में बड़ी डिमांड आ रही, कुछ कटी कटी कुछ फटी हुई जीन्स दिखाइए, इधर से फटी उधर से फटी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से, भाई दोनों के ओनर तो हम हैं, हमें देखना होता है कि भैया जो स्टॉक यहाँ नहीं बिक रहा वो क्या दूसरी जगह बिक सकता है। यहाँ से नहीं बिक रहा है, यहाँ से लोग देखते हैं वो जीन्स हटा देते हैं, नहीं ऐसी नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे वो जीन्स ट्रांसफर कर दी, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं बेटा? जाहिर सी बात है दोनों मेरी ब्रांच है, तो हम कोई कंसीडरेशन थोड़ी ना ले रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ी ना बेच रहे हैं उठा करके। अब गोवा से बिकेगा तब कंसीडरेशन मिलेगी, जब गोवा से बिकेगा तब तो सप्लाई होगी। लेकिन आज जब हमने कानपुर से यानी यूपी से ये स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, लॉ मेकर कह रहा है सर ये विदाउट कंसीडरेशन था। हमने कहा जी, कह रहा सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन in the course or furtherance of business will be deemed as supply even if it is without consideration। हमने कहा इतनी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बताइए। कह रहे हैं सर गुड्स या सर्विस अगर सप्लाई हो रही डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, भले ही कंसिडरेशन मिसिंग भी है, लेकिन अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो हम उसको डीम्ड कर लेंगे कि वो सप्लाई है, मतलब इसको डीम्ड कर लिया जाएगा, ये डीएस मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई। और इस पे जीएसटी हमको चाहिए। कौन पे करेगा? जो बेच रहा है, यानी जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम ट्रांसफरर बोल सकते हैं, कि जिसके यहां हो रहा है सप्लाई। आमतौर पे कौन जीएसटी जमा कराता है सरकार के पास? आमतौर पे जैसे आप कहीं पे सामान खरीदते हैं, आप रेसिपिएंट है, वो सप्लायर है, आपने आइसक्रीम परचेज करी, तो आप जमा कराने जाते हैं सरकार के पास कि वो जमा कराता है? वो आप तो उसको दे देते। तो भैया इस बंदे को गवर्नमेंट के पास यानी यूपी वाले ऑफिस से जमा होना पड़ेगा जीएसटी, गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट होगा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो गोवा है ना, इसके लिए एक तरीके से खरीदी हो गई, परचेज हो गई, इसके पास आया, ये उतने पोर्शन का आईटीसी बुक कर लेगा। खरीदार क्या बुक कर लेता है? आईटीसी। क्यों आईटीसी बुक कर लेता है? क्योंकि वो आगे बिजनेस के लिए खरीद रहा है ना, बेचने के लिए, खुद पहनने के लिए थोड़ी ना खरीद रहा है फटी हुई जींस। तो हमने कहा ये बवाल करने से फायदा क्या था? जब तुमको आईटीसी देना ही है तो काहे इसको डीम्ड सप्लाई मान रहे हो भैया, परेशान कर रहे हो? तो रिलेटेड लिखा था वो समझ में आता है कि रिलेटेड जरूरी थोड़ा ना आगे बेच रहा हो, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन तो खुद ही व्यापारी है, वो तो बेच ही रहा होगा, वो तो बिजनेस कर ही रहा। कह रहा नहीं सर करना पड़ा, नहीं करते तो दिक्कत होती। हमने क्या दिक्कत होती? कह रहा बच्चे समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे, हम जब समझाने की कोशिश करेंगे समझ पाएंगे, बच्चे समझदार हैं। कह रहा दिक्कत ये होती है जब कानपुर वाले ने ये जीन्स खरीदी थी, जब भी खरीदी होगी तो कानपुर वाले ने आईटीसी बुक किया होगा, यानी ये आईटीसी बुक किया, आईटीसी दिया यूपी गवर्नमेंट ने। अब अगर इस स्टॉक ट्रांसफर को हम डीम्ड सप्लाई ना बनाते तो ये बिकता बाद में गोवा से, जो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आता वो मिलता गोवा गवर्नमेंट को, आईटीसी का भार पड़ा यूपी गवर्नमेंट को, मजे लूट रही है गोवा गवर्नमेंट। तो यूपी का दोनों अलग अलग है ना भाई, जो पोर्शन है जीएसटी का उस पे दो है ना, एक सेंट्रल का पोर्शन है, एक स्टेट का। तो साहब जब यूपी ने आईटीसी दिया और तुम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो यूपी वाला कह रहा है फिर हमको आउटवर्ड सप्लाई भी तो बनाओ उसकी, इसलिए इसको माना गया डीम्ड सप्लाई की। यूपी वाला टैक्स पे करेगा, आईटीसी माइनस करके जो बचेगा जमा करेगा, और सामने वाले के ऊपर डबल बर्डन ना पड़ जाएगा, ऐसा ना हो यहां भी टैक्स दे रहा है वहां भी मर जाएगा टैक्स देते के, तो सामने वाले इसका तुम वहां पे आईटीसी बुक कर लेना। ठीक समझ में आ गया? तो अब हम लोग करते क्या है वो भी सुन लो प्रैक्टिकली। हम लोग करते ये हैं कि साहब जब विदाउट कंसिडरेशन भी कर रहे हो तो भी डीम्ड सप्लाई है, तो विदाउट कंसिडरेशन हम लोग ट्रांसफर ही नहीं करते। है दोनों मेरी ही शॉप, हम जब कानपुर से माल निकालते हैं तो बिल समेत निकालते हैं, बिल ड्रॉ करते हैं गोवा वाले के ऊपर, बिल बनाते हैं, पैसा लेते हैं। तो पैसा लेंगे तो सप्लाई वैसे भी है ही, और ना लेते तो भी है, तो पैसा लो, पूरा पक्का काम करो, एक नंबर पैसा लीजिए। क्यों? आप पैसा लेंगे, कानपुर वाला बेच रहा है उसकी आउटवर्ड सप्लाई,
आउटपुट जीएसटी में से आईटीसी माइनस करके जमा कराएगा। गोवा वाला खरीद रहा है, उस बिल के तहत आईटीसी बुक कर लेगा। और अगर नहीं भी पैसा लेते तो भी आप ऐसा कर सकते, क्योंकि डीम्ड सप्लाई तो बनी गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? तो पुराने लॉ में जो एक खामियां थी ना, मैंने आपको बात बार बार बताने की कोशिश की है कि लॉ मेकर बहुत घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो ये मैं किसी के लिए ऐसा कभी नहीं बोलता, बहुत डेप्थ तक मैंने पढ़ा, समझा कि ये अच्छा उसमें ये था, इसमें ये है। क्योंकि उसमें स्टॉक ट्रांसफर करते थे, वहां पे तो बड़ी दिक्कत होती, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था, बट यहाँ पे लॉ मेकर बड़ा समझदार था। अब आप पढ़िएगा, पूरी लाइन समझ आएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब ये पॉइंट गुड्स को कवर कर रहा है कि सर्विस को, कि दोनों को? दोनों को। बिटवीन रिलेटेड पर्सन या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सर ये क्या है? ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन आपने सुना ना कि क्या होते हैं, ये सेक्शन 25 बताता है। सेक्शन 25 बताता है डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। एक से ज्यादा आपने रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं पेन, सेम पेन पे, तो वो सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ऐसे पढ़ सकते हैं क्या सर इसको? कैसे बेटा, कैसे पढ़ सकते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी इसमें दो बातें हैं। एक बात सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक बात क्या है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, दूसरी क्या है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ। सर सर्विस का भी कोई एग्जांपल डिस्टिंक्ट पर्सन में दे दो। अच्छा जैसे मान लो हमारी दो अलग अलग यूनिट्स हैं, मान लो दो फर्म है लीगल कंसल्टेंसी की, है ना। एक फर्म, दोनों फर्म रजिस्टर्ड है अलग अलग स्टेट में। एक फर्म ने दूसरी फर्म से एडवाइस मांगी कि इस क्लाइंट के मैटर में आप एडवाइस करिए कि क्या होना चाहिए। दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन in the course or furtherance of business. Even if it is without consideration, then it also will be deemed as supply. अब जाके ये पॉइंट अपना जो है फिनिश हुआ। अब कोई डाउट अगर आपको लगता हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है सभी को? पक्का? तो साहब शेड्यूल 1 का तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट है ना शेड्यूल 1 में, तीसरा पॉइंट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट तो सुना होगा आप, ओके। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। या फिर वाइस वर्सा लिखा है बी वाले में, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ऊपर क्या है, किसने किसको किया था? हाँ, और यहां किसने किया है? where the agent undertake to receive such goods on behalf of the principal। मैं समझाता हूं ये क्या है। ये इजी पॉइंट है कि नहीं? प्रिंसिपल ने गुड्स सप्लाई करे एजेंट को, और एजेंट आगे बेच रहा है कस्टमर को या जिसको भी, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको भी बेच रहा है। प्रिंसिपल ने जब गुड्स दिए एजेंट को, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन भी दिए हैं, तब भी इसको हम क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। ये तो सप्लाई है ही, एजेंट जो कस्टमर को दे रहा है इसको तो डीम्ड मानने की जरूरत ही नहीं, तो पैसे लिए ही होंगे। लेकिन यहां पे ये जो कांड हुआ, अगर ये बिना पैसे के भी हुआ तो भी डीम्ड सप्लाई। और सर पैसा लेके हुआ तो है। जितने 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट पढ़ेंगे टोटल, पैसा इन्वॉल्व है तो सप्लाई है ही, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हम तो बात करें पैसा नहीं इन्वॉल्व है तो भी सप्लाई है। सर उल्टा क्या है? उल्टा मतलब बेटा, सर ये भी तो आपने लिखा है क्या, एजेंट प्रिंसिपल। हाँ सर ये क्या है, थोड़ा समझाओ, मैं बताता हूँ। मान लो प्रिंसिपल को कोई सामान खरीदना था, रॉ मटेरियल, हम पेन बनाते हैं, है ना, हमें लग रहा है ये इंक कहां से खरीदे, हमने एक एजेंट अपॉइंट किया कि तुम जाओ पता करके आओ कहां से इंक खरीदे, तुम इंक खरीदो हम तुमसे खरीद लेंगे। तो एजेंट सप्लायर से गुड्स रिसीव कर रहा है और हमको दे रहा है। तो अगर एजेंट हमको फ्री में भी दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी ये डीम्ड सप्लाई। अच्छा मजेदार बात यह है जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इस पॉइंट में केवल गुड्स कवर्ड है, सर्विसेज कवर्ड नहीं है। ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें केवल लॉ मेकर ने सप्लाई ऑफ गुड्स बोल रखा है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोल रखा। तात्पर्य ये निकला कि साहब सप्लाई ऑफ सर्विस अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को करी या एजेंट ने प्रिंसिपल को करी, तो वो सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो विद कंसीडरेशन होगा। अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है तो फिर वो डीम्ड सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहां लिखा ही नहीं।
समझ पा रहे हैं आप बात को? तो यहाँ सिर्फ गुड्स लिखा है, जबकि सेकंड पॉइंट जो आपने पढ़ा उसमें गुड्स भी था, सर्विस भी था। यहाँ सिर्फ गुड्स है। आप चाहे तो अपनी शब्दों में लिख सकते हैं, इन दिस पॉइंट ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप एडिशनल जानना चाह रहे हैं। मैंने जानबूझ के नहीं लिख के दिया है कि कुछ बच्चे इतनी डेप्थ में नहीं भी जाना चाहें तो भी उनका काम हो जाएगा, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो गुड्स सप्लाई करें किसने किसको? प्रिंसिपल ने एजेंट को, या एजेंट ने प्रिंसिपल को, विदाउट कंसिडरेशन भी है तब भी वो डीम्ड सप्लाई है। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फोर्थ पॉइंट पढ़ा जाए। है जी, इजी है ना? कोई डाउट आता है तुषार आपके दिमाग में? किसी के दिमाग में नहीं? पक्का? ओके, चलिए जी, चौथा पॉइंट, इंपोर्ट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट मतलब क्या होता है बेटा? इंडिया के बाहर से ले रहे हैं। क्या गुड्स ले रहे हैं कि सर्विस ले रहे हैं? सर्विस लिखा है, गुड्स नहीं लिखा है। अच्छा सा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर किसने? बाय अ पर्सन, किससे? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कि एक इंडिया में ब्रांच है, एक इंडिया के तुम्हारे बाहर है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या बात है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ज्यादा गहराई है इस पॉइंट में, लिख रहा दिख रहा है जरा सा। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट में इंपोर्ट ऑफ गुड्स कवर्ड नहीं है। कोई आपको लॉजिक कभी बताएगा नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन लॉजिक है। लॉजिक ये है, गुड्स जब इंपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर कस्टम एक्ट अट्रैक्ट होता है। तो गुड्स के इंपोर्टेशन पे क्या होना है क्या नहीं होना है वो कस्टम लॉ बताता है, जीएसटी लॉ का उससे मतलब ही नहीं। जीएसटी लगता है उस पे भी है, लेकिन वो डील करता है कस्टम एक्ट। कस्टम सुना है कभी नाम आपने? सर्विसेज को वो डील करता ही नहीं है, इसलिए सर्विस के ऊपर यहां लिखना पड़ा। अब यहां लिखा क्या है? आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, किससे? दो में से किसी से भी, या तो रिलेटेड पर्सन से, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी ली, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर पर्सन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर मतलब एस्टेब्लिशमेंट आप ही की कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपका एक यहां पे है इंडिया में कहीं पे भी, एक या एक से ज्यादा, और एक इंडिया के बाहर, तो भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं भी होगा, उससे अगर आपने सर्विस ली, लेट से आपने यूएसए बेस्ड अपनी ही एक फर्म से कोई भी सर्विस ली किसी भी तरीके की, लेट से आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली, कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो डीम्ड सप्लाई है। ये सब हम कब पढ़ रहे हैं? जब विद कंसीडरेशन है कि विदाउट कंसीडरेशन? विदाउट कंसीडरेशन। यहां पे एक बात आपको और क्लियर करता हूं, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसीडरेशन होगा तो वो हमेशा सप्लाई होगा, भले ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। ठीक है, अभी इस पे पॉइंट पे चर्चा दोबारा करूंगा, एक बार और बोल देता हूं, लेकिन एग्जांपल दूंगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसीडरेशन होगा तो हमेशा सप्लाई होगा, बट अभी मैं विदाउट की पहले बात करता हूं। इसका एग्जांपल्स आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से सपोज करिए, मान लीजिए मेरा एक रिलेटेड पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, मैं इंडिया में हूं, कानपुर में हूं, और मान लीजिए मेरा कोई रिलेटेड पर्सन, मान लीजिए मेरा भाई जो मेरे पे डिपेंडेंट है, मान लीजिए वो इंडिया के बाहर रहता है और रिलेटेड है, भाई हो या कोई भी हो रिलेटेड है, और वो ना इंटीरियर डेकोरेटर है। वो कौन है? इंटीरियर डेकोरेटर। और मेरा ना यहाँ पे घर बन रहा है, घर क्या, बंगला बन रहा है, महल, है ना। मेरा हमेशा सपना था बहुत अच्छा घर बनवाऊं, महल टाइप का बनवाऊं, बंगला बड़ा। तो मैंने सोचा यार इसका इंटीरियर कराते हैं, तो हमने कहा इंटीरियर दूर कहीं क्यों जाना, जब भाई इंटीरियर डेकोरेटर है तो हमने कहा तुम इंटीरियर करोगे। तो उसने उसका पूरा इंटीरियर किया, यहाँ पे ऐसा होगा, छत उल्टी होगी, जीने लोग ऐसे चल के जाएं, तो कुछ भी तरीके से उसने इंटीरियर किया। हमने उससे पूछा पैसे, कह रहा अरे भैया आपसे पैसे लेंगे, हमने वैसे भी तुम मांगते तो हम ना देते, तो उसने हमसे पैसे नहीं लिए। अब जीएसटी लॉ क्या कह रहा है? क्या जीएसटी लॉ इस ट्रांजैक्शन को डीम्ड सप्लाई बना रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर डीम्ड सप्लाई बना देगा तो इस पे जीएसटी लग जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन है क्योंकि पैसे नहीं लिए और नहीं है डीम्ड सप्लाई तो जीएसटी की बात नहीं आती। अब आप पूरा पढ़िए, जो ये येलो से हाईलाइटेड है ये हटा देते हैं। अब आप पूरा पढ़िए और मेरे एग्जाम्पल को दिमाग में रख के बताइए, एक बार पढ़ के, ये ऊपर येलो वाला एग्जाम्पल से ना पढ़िएगा, येलो वाला पढ़ के, और मैंने जो एग्जाम्पल लिया
कि मैं अपना घर बनवा रहा हूं, अपने भाई से इंटीरियर की सर्विस ली है और फ्री ऑफ कॉस्ट ली है। अब आप पढ़ के बताइए क्या ये इस पॉइंट में कवर्ड है कि नहीं है वाले कितने हैंड रेस करते, कोई दोनों आंसर आ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है वाले, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ओके, और नहीं वाले, ओके ठीक है। तो चलिए एक एक करके रीजनिंग पूछ लेते हैं, पहले है वाले से, जानवी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि वो ओके ओके, और तुषार आपको क्यों हाँ लगता है? ओके वेरी गुड, और नहीं वाले कौन कौन थे? नमनदीप आपने नहीं पे हाथ उठाया था, हैं? तुम दोनों में नहीं है, तुम हो ही नहीं क्लास में, अच्छा ठीक है, और कौन? आर्यन आप? हाँ ओके, आप क्या कहती हैं, आपका क्या रीजन है? देखिए साहब, यहाँ पे वो जो घर के लिए सर्विस ले रहा है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो डीम्ड सप्लाई में कवर्ड नहीं होगी। अगर इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, यानी जो पहला एग्जाम्पल था इसका आंसर है डीम्ड सप्लाई नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे ठीक थे, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, लेट्स से अब मैं एक ऑफिस बनवा रहा हूं, फैक्ट्री बनवा रहा हूं, शॉप बनवा रहा हूं, कुछ भी इस तरीके का, उसका इंटीरियर मैं उससे करवाता हूं, तो वो डीम्ड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस की अगर बात करें तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। कैसे सर? देखो भैया, एक तो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस ली है तो ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है, इंपोर्ट करी हो सर्विस। दूसरा है सर, या तो रिलेटेड पर्सन से ली हो या अपनी ही किसी और एस्टेब्लिशमेंट से ली हो इंडिया के बाहर से, तो मैं रिलेटेड बोल देता हूँ। तीसरा है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और चौथा तो विदाउट कंसिडरेशन चल ही रहा है। तो अगर ये चारों बातें पूरी होती हैं तो ये डीम्ड सप्लाई है। अब मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ाता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्स इज ए बिजनेसमैन, वाई हिज यंगर ब्रदर इज एन इंटीरियर डिजाइनर, प्रेजेंटली ही इज एम्प्लॉयड बाय ए एमएनसी एंड पोस्टेड इन हांगकांग, हांगकांग में जॉब है इसकी। एक्स वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस इन पुणे, घर बनवाना चाहते हैं पुणे में। इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय वाई फ्रॉम हांगकांग, वाई ने हांगकांग से बैठे बैठे इंटीरियर डिजाइनिंग कर दी, ऐसे ऐसे होना चाहिए। एक्स डज नॉट पे एनी कंसिडरेशन टू वाई, पैसा नहीं दिया। आगे आंसर लिखा है, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं? जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाई एक्स इज नॉट इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, वाई एंड कंपनी, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो कर दो। वाई एंड कंपनी इज अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, हेड ऑफिस ऑफ द फर्म इज इन हैदराबाद, वन ऑफ its branches is situated in Singapore. सिंगापुर का है इंडिया के बाहर, ठीक है। In one of the case, Hyderabad office obtains legal advice from Singapore branch. हैदराबाद ऑफिस ने सिंगापुर ब्रांच से लीगल एडवाइस ली। नो कंसिडरेशन इज पेड, पैसा नहीं दिया, विदाउट कंसिडरेशन। क्या सारी कंडीशन सर पूरी हुई? क्या क्या कंडीशन थी बेटा? सर सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए, यहाँ सिंगापुर वाले ने हैदराबाद वाले को लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस दी है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है। दूसरा, या तो रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए, सर रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन ये था अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इसी की एक ब्रांच है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला वो पॉइंट तो अट्रैक्ट हो रहा है सर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सर इसके अलावा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? है। और विदाउट कंसिडरेशन है क्या? है। विदाउट कंसिडरेशन भी है, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाउएवर जीएसटी इज एप्लीकेबल एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने जब ये पढ़ा था तो यहाँ पे आपने एक ये पॉइंट पढ़ा था, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है। और इसकी एक्सेप्शन किस में दी हुई है? शेड्यूल 1 में, जो आपने पढ़ ली कि 4 एक्सेप्शंस हैं, उन 4 को छोड़ के बाकी जगह पे कंसिडरेशन होगी तो ही सप्लाई होगा, नहीं तो सप्लाई नहीं होगा। दूसरा आपने पढ़ा था, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए होना चाहिए।
और इसकी भी एक्सेप्शन मैंने लिखी हुई है, बट देयर आर, सही बताऊं तो एक ही एक्सेप्शन है इसकी एक एक्सेप्शन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन। इसकी बस एक एक्सेप्शन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन। क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि आमतौर पे सप्लाई तभी बनता है जब बिजनेस से रिलेटेड हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। पर्सनल यूज है या कुछ ऐसा है तो सप्लाई नहीं बनता। लेकिन अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है पैसे पे करके, तो भले ही तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, वो सप्लाई है। सर ये शेड्यूल 1 में लिखा है, बताओ शेड्यूल 1 में लिखा है? नहीं, शेड्यूल 1 में तो सारे विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में नहीं लिखा है। ये हम आपको बता रहे हैं अलग से, इसका एक्सेप्शन क्या लिखो यहाँ पे आज जाके, बट देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो, लिखो दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, यहाँ लिखो जाके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड। आगे भी लिखना तो और लिख लो, और जगह है तो मतलब और बोले कि बस इतने में हो जाएगा, और बोल दें इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई even if it is for personal use, even if it is for personal use। अब मैं बताऊं आपको, अब मैं आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको दो बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ही पूछूंगा, बस दो चीजों को दिमाग में रख के बताना है, एक शेड्यूल 1 के वो चौथे पॉइंट को, तो जो विदाउट कंसिडरेशन वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और एक इस पॉइंट को, और फिर आप देखते हैं आप क्या बताते हैं। तो मैं पूछता हूं, जो मैंने सबसे पहले आपके साथ एग्जाम्पल लिया कि मेरा भाई है और इंडिया के बाहर है, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है, इंटीरियर डिजाइनिंग करा हुआ इंटीरियर डिजाइनर है, और मेरा यहाँ पे घर बन रहा है, मैंने उससे घर बनवाने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस ली, और उसने मेरे से पैसा नहीं लिया, रिलेटेड पर्सन है, पैसा नहीं लिया है, सर्विस इंपोर्ट करी है, घर बन रहा है उसके लिए, तो क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल है? मतलब क्या ये सप्लाई है? आंसर इज नहीं, सप्लाई नहीं है। सेम केस में अगर मैं कह दूं उसने मेरे से पैसा ले लिया, हमने कहा पैसा करो, और क्या भाई हो गए अपने घर पे, हमें पैसा चाहिए, तो हमें पैसा देना पड़ा भाई, पैसा हमने उसको दिया है, यानी सर्विस तो इंपोर्ट करी है, घर के लिए ही करी है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पैसा दिया है, क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल है? जी, ये भले इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो, जीएसटी एप्लीकेबल, इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, बाकी इसको छोड़ के बाकी सभी जगह तभी लगेगा जब बिजनेस से रिलेटेड होगा, नहीं तो नहीं लगता। अगला केस, अगला बोलूं, पक्का मैं लिख के बताता हूं, है ना। मैंने इंपोर्ट करी सर्विस, काहे की? इंटीरियर डिजाइनर की। सर केवल इंटीरियर डिजाइनर ही है क्या सर? अरे कोई भी सर्विस हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। काहे का इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहे हो सर? ऑफिस का करा रहे हो, ऑफ ऑफिस, है ना। मैंने इंपोर्ट करी मिस्टर वाई से, और विदाउट कंसिडरेशन, पैसा नहीं दिया, ये लिखा है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। सर्विस इंपोर्ट करी है, काहे के लिए? इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस इंपोर्ट करी है, ऑफिस के लिए, मिस्टर वाई से इंपोर्ट करी है, मैंने इंपोर्ट करी है विदाउट कंसिडरेशन। मैं ये जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि क्या ये डीम्ड सप्लाई है कि नहीं? दो बातें आ सकती हैं, है ना, यस और नो में, एक एक करके हैंड रेज करेंगे, यस वाली सबसे पहले करेंगे, और मेरे को सभी का आंसर चाहिए, कोई ये नहीं कहेगा ना हमने यस में उठाया ना हमने नो में उठाया, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, यस, ओके, नो वाले, वो कुछ बच्चे फिर आंसर नहीं उठा रहे हैं, हिंदी नहीं समझते, फिर से हाथ नीचे करो। You have to opt any of the two options, either yes or no, you have no other choice, ठीक। Raise the hand who are saying yes, it is a deemed supply, okay, now no, okay, तो दोनों मिक्स बैग है, 50-50% करीब करीब
दोनों तरफ जा रहा है। अच्छा, नो वाले कौन थे? फिर से एक बार नो वाले हाथ उठाओ। कृतिका, आपको क्यों लगता है कि नो है, सर्विस मतलब डीम सप्लाई नहीं है? क्योंकि ऑफिस है इसलिए। तो अगर घर होता तो? हाँ, विदाउट कंसिडरेशन है, ऑफिस है तो यानी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। घर होता तो नहीं होती, लेकिन ऑफिस है। ये कौन सा लॉजिक हो कि ऑफिस है इसलिए नहीं है डीम सप्लाई? घर होता तो होती, घर होता तो डीम सप्लाई होती नहीं होती, ऑफिस है तो। चलो आप और किसी को बताते हैं, और कौन थे नो वाले? आपको क्यों लगता है नो? ये सुनिए ध्यान से, रिलेटेड पर्सन नहीं है। हमने कहा पूरी पंचायत में लिखा कि रिलेटेड पर्सन है, इसलिए डीम सप्लाई नहीं है। डीम सप्लाई क्यों नहीं है? आंसर है नहीं है डीम सप्लाई। क्यों नहीं है? कारण है रिलेटेड पर्सन नहीं, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन है। शेड्यूल 1 का आखिरी पॉइंट कवर्ड है, और आखिरी पॉइंट में लिखा है अगर इंपोर्ट करेंगे सर्विस रिलेटेड पर्सन से या एस्टेब्लिशमेंट जो है, तभी वो डीम सप्लाई। तो यहां रिलेटेड है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? पक्का। अब कई सारी सर्विसेज गूगल से लेते हैं विदाउट कंसीडरेशन। कुछ सर्च करना हो फटाफट गूगल करते हैं। पैसा लेता है गूगल आपसे? नहीं लेता ना, विदाउट कंसीडरेशन। लेट्स से वो बाहर बैठा है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप सर्विस। उसमें जीएसटी लगता है क्या? नहीं। क्यों? रिलेटेड नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? ओके जी, ओके। तो सर अगर इसी केस में इसको रिलेटेड भी कर दें अब, तो अब आंसर क्या होगा कि मिस्टर भाई एआरपी मतलब रिलेटेड पर्सन है। अब आंसर क्या होगा? हाँ, ये डीम्ड सप्लाई है। और इसी केस में ऑफिस की जगह मैं हाउस कर देता हूं, बाकी रिलेटेड पर्सन है। अब आंसर क्या है? ये डीम्ड सप्लाई नहीं है। और इसी केस में मैं विथ कंसिडरेशन कर देता हूं, सप्लाई। हाँ, डीम्ड का मतलब ही नहीं है सप्लाई ही है, मतलब सप्लाई। डीम्ड भी बोल देंगे तो भी गलत नहीं है, सप्लाई है। और अगर इसी केस में मैं रिलेटेड हटा दूं, सप्लाई है क्योंकि विथ कंसिडरेशन। और इसी केस में मैं हाउस हटा करके ऑफिस कर दूं, सप्लाई है। विथ कंसिडरेशन जब भी होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सब कुछ नहीं बोल रहा हूं हमेशा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब भी विथ कंसिडरेशन होगी, तो भले ही वो जितना बड़ा क्वेश्चन बना दे, 1.5 पन्ने 2 पन्ने, अगर इंपोर्ट हुई है सर्विस विथ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई है। और अगर इंपोर्ट हुई है सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन से हुई हो एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और बाकी एस्टेब्लिशमेंट वाला तो है ही एक पॉइंट। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को शेड्यूल 1 के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब कोई डाउट अगर आपको आता है अभी तक जितना भी पढ़ा है पूरे जीएसटी में, शुरुआत से लेके अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। सेम प्रोविजन होता है। अगर मान लीजिए वो किसी भी प्रोफेशन में होता है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज हमको दे रहा है और हम अपने व्यापार के लिए ले रहे हैं, ऑफिस के लिए ले रहे हैं, बाकी चीजें भी पूरी हो रही हैं विदाउट कंसिडरेशन और बाकी चीजें, तो डीम्ड सप्लाई है। और नहीं तो फिर वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डाउट किसी को इस पे? हालांकि डिस्प्यूट है कुछ ऑथर्स का कहना, क्योंकि लॉ ने क्लियर नहीं किया, तो कुछ ऑथर्स का कहना है कि हम प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे कि वो बिजनेस में है, बिजनेस के लिए दे रहा है कि अदर दिन दे रहा है। कुछ का है कि हम रिसिपिएंट के लिए देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम का जो इस पे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिसिपिएंट की तरफ जाता हुआ, और वो ज्यादा लॉजिकल भी समझ में आता है। रीजन बीइंग, रिसिपिएंट ही तो ये तय कर रहा होगा, रिसिपिएंट के कंधे पे तो हम बैठ करके बंदूक चला रहे हैं जीएसटी, और वही सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, और ऐसे केस में ना जीएसटी भी वही जमा कराता है। वैसे तो क्या होता है आमतौर पे क्या होता है कि सप्लायर जीएसटी जमा कराता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, आप रिसिपिएंट हैं, आपने सामान खरीदा तो आपने उसको पैसे दिए, आप अपना सामान लिया, जीएसटी वो जमा कराता है।
बट ऐसे केसेस में ना गवर्नमेंट ने आरसीएम डाल रखा है, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब होता है जहां पे रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी कर दी है कि तुमको जीएसटी जमा कराना है, क्योंकि वो जो सप्लायर बाहर बैठा है उससे लेना थोड़ा सा टफ टास्क होगा, आपसे वसूलना इजी होगा अगर आप नहीं देंगे। तो इसलिए भी ये लॉजिकल ज्यादा वैलिड है कि साहब जो जिसने लिया है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और कोई डाउट किसी का? हाँ, हाँ, सिर्फ आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ही एक्सेप्शन है कि विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होगा, विद कंसिडरेशन होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो भी वो सप्लाई होगी। केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है, और किसी में अगर बिना बिजनेस के होता है, विदाउट मतलब विद और विदाउट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं मानते। दैट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना सभी में जरूरी है, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन में हो या ना हो। और कोई डाउट? क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं सप्लाई में ही शेड्यूल 2 की तरफ। तो सप्लाई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आप देख रहे हैं कि आज अपना दूसरा टर्न है सप्लाई को पढ़ते हुए, है ना? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। शेड्यूल 2 की तरफ लेके चलता हूं। शेड्यूल 1 आपने पढ़ लिया था। सर शेड्यूल 2 क्या बताता है और ये क्यों लाई सरकार, इसको क्या जरूरत पड़ी थी शेड्यूल 2 लाने की? देखिए साहब, पहले के लॉ में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ दिक्कतें हुआ करती थी। मैं आपको प्रैक्टिकल दिक्कत बताता हूं क्या होती थी। जब जीएसटी आने से पहले की मैं बात करता हूं, तो जितने भी ये रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, यहां पे जब आप खाने पीने जाते थे, ये बिल रेस करते थे। अब इसमें बड़ा डिस्प्यूट होता था कि साहब इन्होंने क्या चीज सप्लाई करी है, गुड्स सप्लाई किया है कि सर्विस सप्लाई करी है। जीएसटी आने से पहले की बात समझिएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स अलग बना हुआ था। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता तुमने सर्विस दी है, वैट डिपार्टमेंट कहता तो तुमने गुड्स सप्लाई करे। अब समझिए, मैं दोनों समझाता हूं उसने दोनों कैसे दिए। मान लो आप अपना रेस्टोरेंट गए और आपने अपनी फेवरेट लेट से लौकी की सब्जी सब्जी ऑर्डर करी, आपको लौकी पसंद है। अब वो लौकी की सब्जी आपको कैसे ला के देगा? मतलब वो रॉ लौकी ला देगा और रख देगा, मसाले रख देगा, गैस वैस रख देगा कि ले खा, कि बना के लाएगा? बना के लाएगा ना इज्जत से, सर लौकी की सब्जी 500 ऑनली, है ना? ऐसे ही तो होगा, बना के लाएगा। तो बना के लाया है तो गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है। लौकी पड़ी है गुड्स, बिना हाथ धोए बनाया है सर्विस। समझ रहे हैं आप? तो पहले दोनों लगा करते थे, डिस्प्यूट था बड़ा, बहुत बड़ा विवाद था। दोनों डिपार्टमेंट परेशान करते, बिल में दोनों लगाया करते थे, वैट भी लगता था रेस्टोरेंट में और सर्विस टैक्स भी लगता था, क्योंकि वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही एक और बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड केस था, और बहुत थे और बहुत सारे, मैक्सिमम मेजर डिस्प्यूट दो में हुआ करते थे। दूसरा हुआ करता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं थोड़ा आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ठेका, वो ठेका नहीं, हाँ ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, और मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया विथ मटेरियल, मटेरियल प्लस लेबर का। या मान लीजिए सपोज करिए ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री बननी है, मेरे पास एक जमीन पड़ी है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैंने कहा इसमें मेरी फैक्ट्री बननी है ना, और ऐसे ऐसे बनेगी, इतनी फ्लोर्स होंगी, ये होगा, कितने पैसे लगेंगे, मटेरियल भी तुम्हारा रहेगा, लेबर भी तुम्हारी रहेगी। लेट्स से डील हुई 50 लाख में। अब प्री जीएसटी जीएसटी आने से पहले वैट डिपार्टमेंट कहता था सर गुड्स सप्लाई कर रहा है वो तुमको मटेरियल लगा के दे रहा है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता था बना के दे रहा है, सर्विस दे रहा है। केवल मटेरियल थोड़ा ना, ईंटा रख के थोड़ा ना चला गया, लगा के दिया ना। दोनों लगते थे, वैट भी लग रहा था, सर्विस टैक्स भी लग रहा था। अब जीएसटी आया तो जीएसटी तो एक यूनिफाइड टैक्स है, जो गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विस पे भी लग रहा है। लेकिन लॉ मेकर को पता था लोग विवाद करेंगे कि भैया ये तो बताओ फिर कि ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ पा रहे हैं? लॉ मेकर को जहां जहां पे लगा कि साहब ये विवाद होगा या विवाद हुए थे पीछे, उन सबको उसने लाके शेड्यूल 2 में डाल दिया और कह दिया हम बताएंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना रहे। और एक बात उसने और कही
कि शेड्यूल 2 आमतौर पे ये नहीं बताता कि ये चीज सप्लाई है कि नहीं है। ये चीज सप्लाई है कि नहीं है वो तो आपने पढ़ लिया। शेड्यूल 2 ये बताता है कि अगर ये चीज सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। बड़ा डिस्प्यूट हुआ जब शेड्यूल 2 आया, तो लोगों ने कहा इसका मतलब शेड्यूल 2 में जो जो लिखा है वो सप्लाई होता है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इसमें जो लिखा है वो सप्लाई होता है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सप्लाई होता है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। क्या शेड्यूल 2 में सारी बातें लिख दी गई, सब कुछ? यानी जो बात शेड्यूल 2 में लिखी ही नहीं है, क्या हम कह सकते हैं वो सप्लाई ही नहीं है? नहीं जी नहीं। शेड्यूल 2 में केवल उतने पॉइंट लॉ मेकर ने कवर करे जितने विवादित केसेस थे। मतलब शेड्यूल 2 ऐसा नहीं कि जो चीज शेड्यूल 2 में नहीं लिखी उसको आप सप्लाई ही नहीं मानेंगे, या जो चीज शेड्यूल 2 में लिखी है वो सप्लाई है। शेड्यूल 2 कह रहा हमारे से लेना देना ही नहीं होता कि सप्लाई है कि नहीं, वो तो तुम समझ के आओ। हमारे पास तो तुम तब आना तब तुमको डिस्प्यूट हो कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो हमको चेक कर लेना हमारे में कहीं लिखा है क्या तुम्हारे बारे में। अगर लिखा है और हम कह रहे हैं वो एसओजी है, एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एसओएस है तो सप्लाई ऑफ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, जब लॉ मेकर ना शेड्यूल बनाने बैठता है तो कहता तो ऐसे ही है कि जहां जहां डिस्प्यूट होते थे हमने वो डाले, बट बनाते बनाते उसको लगता है यार ये भी डाल दें, फिर ये भी डाल दें, फिर ये भी डाल दें, कि विवाद बहुत हद तक कम हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले आपसे पूछूं तो आप खुद ही बता दोगे। मान लीजिए आप आज मार्केट में गए एक नया मोबाइल फोन खरीदने, आपने पैसे दिए, मोबाइल फोन खरीद लिया, उसने मोबाइल फोन आपको दे दिया। अब उस मोबाइल फोन का मालिक कौन है? आपकी वो आप हैं, यानी टाइटल ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं टाइटल ट्रांसफर हो गया। आपको क्या लगता है उसने मोबाइल फोन आपको बेचा है, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स कराया कि सप्लाई ऑफ सर्विस कराया? सप्लाई ऑफ गुड्स कराया। आप जानकार लोग हैं। दूसरा केस समझिए, आप मार्केट में गए, आपकी शादी है ना, और आपको एक जनरेटर चाहिए किराए पे। आपने सोचा ऐसा ना हो कि जब फेरे हो रहे हो लाइट चली जाए, बेइज्जती हो जाए, है कि नहीं? तो आपने जनरेटर किराए पे ले लिया। आपने कहा भैया किराया कितना? उसने 5,000 रुपए किराया लेंगे। आपने जनरेटर किराए पे लिया, क्या लगता है दिल पे हाथ रख के जो पहली आवाज आए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स दिया उसने कि सप्लाई ऑफ सर्विस दी? क्योंकि उसने जनरेटर बेच नहीं दिया, कि जनरेटर खरीद लेते। हो सकता है आप इतने अमीर होते हैं कि जनरेटर चाहिए किराए पे कौन लेता है, हम लेके आते नया खरीद के, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ। लेकिन आपने किराए पे लिया, क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऐसी सारी चीजें भी लॉ मेकर ने बता रखी हैं। समझ में आ रही है बात? तो शेड्यूल 2 पढ़ के देखते हैं, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। ऑफ द सीजीएसटी एक्ट लिस्ट करता है एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन जिनको ट्रीट करेंगे या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आपके लिए इजी रहे तो उसमें मैंने क्या किया है, मैंने ना पहले ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक साथ बना दिए सप्लाई ऑफ गुड्स के, और फिर बना दिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज के। जो एक्चुअल में शेड्यूल 2 है, जो सप्लाई के साथ मतलब जो ओरिजिनल है, उसमें मिक्स दिया हुआ है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, फिर कभी गुड्स आ जाएगा, फिर सर्विस सर्विस सर्विस। तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने गुड्स को एक साथ डाल दिया और सर्विसेज को एक साथ डाल दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक एक करके चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अभी मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर हो गई गुड्स की, मालिक अब आप हैं। अब लेट्स से आपने मोबाइल फोन खरीदा और बाहर जाके पटक दिया, पटक सकते हैं कि नहीं? पटक, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें करिए, गंगा जी मार दीजिए, जो मर्जी आप करिए, है कि नहीं? तो भैया वो सप्लाई ऑफ क्या है? गुड्स है, एसओजी है। पढ़िएगा एग्जांपल, अजय सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू हिज कस्टमर, वो क्या होगा? एसओजी। इजी है, ये ना भी डालता, मतलब ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉ में कहीं नहीं लिखा, ये ना भी डालता तो साहब लोगों को ये पता था कि गुड्स टाइटल अगर ट्रांसफर हुआ है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है। पर वो बना रहा तो उसने कहा ये भी डाल देते, उसके मन में जो जो आया अपनी पूरी मन की बात कह के गया। दूसरी बात, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस एट ए फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। मैं समझाता हूं आपको, सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप चीजें इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं। मान लो आपको एक कार खरीदनी है, आपने पता करी कार 10 लाख की गाड़ी है, अब ये आपके पास रकम तैयार नहीं है तो आपने ईएमआई में खरीद ली कार, मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें आजकल आप ईएमआई में खरीदते हैं। अब उसमें होता क्या है, जैसे आपने कार इंस्टॉलमेंट में खरीदी तो कार आपको मिल जाएगी, चलाएंगे आप, रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं कार के लिए, जो भी डैमेज होगा जो भी होगा वो कार आपकी, आप जहां ले जाना चाहें ले जाइए।
EMI पे करते रहिए, बट ऑन रिकॉर्ड्स ओनर आप नहीं होते। ऑन रिकॉर्ड्स ओनर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मनी लेंडर, वो बैंक जिसने आपको लोन दिया है। हाँ, जब लोन आपका चुकता हो जाएगा तब वो एनओसी दे देगा और कार आपके नाम पे आ जाएगी, आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। सवाल आती है, आज कार बिकी, इंस्टॉलमेंट में बिकी, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? बिकी है, क्या कल को वापस कर सकते हो शोरूम को 2 महीने चलाने बाद? भैया बाप नहीं अच्छा लग रहा है हमको, ले लो अपना। दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पूरी रकम दे के खरीद रहे हो तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, अगर तुमने टैक्सी किराए पे ली होती, तुमको कहीं जाना है, तुमने ओला बुक कर ली, उबर बुक कर ली, या कोई प्राइवेट टैक्सी बुक कर ली, और वो टैक्सी तुम्हारी नहीं है, तो उसने वो तुमको क्या दी? सप्लाई ऑफ सर्विस दी है। तो अगर टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर होगा फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट पे क्या होगा? जब पूरी किस्त दे देंगे, सारी इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो आपके नाम हो जाएगा, तब भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है सर, सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ी ना है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। कई बार क्या होता है, आप शॉप में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, मान लो आप शॉप में गए, आपने कहा हमको XYZ, लेट्स से आपको घी खरीदना है, आपने कहा हमें गोपी का देसी घी दे दो, गोपी देसी घी। उसने कहा गोपी तो नहीं है, चोपी का है। आपने ये कौन सा है? उसने बहुत बढ़िया है, खा लीजिए मजा आ जाएगी आपको। आपने नहीं, ये सब नहीं। उसने ले जाइए, ना पसंद आए तो आप खुला वापस कर दीजिएगा। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, यानी उसने भी माल बेचा है सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न, और या तो बिक जाएगा या वापस आ जाएगा, और उसने आपको टाइम दे दिया, भैया जो भी है 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बता देना, ऐसा नहीं तुम अगले जन्म बता रहे हो वो बढ़िया था। अब साहब देखा जाए तो अभी पता ही नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, अभी बिका है कि नहीं। तो टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर होगा फ्यूचर डेट पे, जब आपकी हाँ आ जाएगी, या वो टाइम लिमिट निकल जाएगा, उसने 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन तक आपने ना हाँ बोला ना, तो फिर वो हाँ मान लेगा। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो गुड्स ही ना साहब, आपको बेच दिया ना उसने, है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ पा रहे? तो यहाँ पे आमतौर पे 2 तरीके के केसेस कवर्ड होते हैं नॉर्मली इस पॉइंट में, एक हायर परचेज वाला, इंस्टॉलमेंट वाला, और दूसरा सेल और रिटर्न वाला। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, यहां पे भी टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर वाले फर्स्ट में भी टाइटल ट्रांसफर हो रहे थे, बट सेकंड में अंतर क्या है सर? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस एट ए फ्यूचर डेट। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब पोजेशन नहीं, ये नहीं कि कार की चाबी भविष्य में मिली, कार की चाबी तो आज ही मिल जाती है, जाओ घूमो फिरो मौज करो। मोबाइल इंस्टॉलमेंट खरीदते हो तो मोबाइल तो आज ही मिल जाता है, बट मोबाइल के असली मालिक अभी आप नहीं बन पाए हैं। किस्त चुका देंगे तो आप मालिक। होम लोन लिया तो भैया होम के मालिक तो आप ही बन गए ना, वही चीज। प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस एट ए फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। होम लोन का एग्जाम्पल लिखना नहीं, अगर लिख रहे हो तो कार लोन का लिखना, क्योंकि होम जो है वो गुड्स नहीं होता, ठीक है? तो होम लोन वाला निकला। एग्जाम्पल पढ़े। अमित सप्लाई, अमित कैपिटल उसका नाम है बिजनेस का, सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, हायर परचेज बेसिस, इंस्टॉलमेंट में माल बेचता है। बताओ क्या है ये? SOG है ना, छिपा हुआ दिख रहा है, SOG लिखा है। SOG मतलब सप्लाई ऑफ, एग्जाम में आप फुल फॉर्म यूज करिएगा, शॉर्ट फॉर्म यूज ना करिएगा। जीनियस मैन्युफैक्चर सप्लाई करता है टॉयज टू रिटेलर। आजकल टॉयज का, खिलौनों का बहुत बड़ा व्यापार है, मतलब आपके लिए एक बिजनेस आइडिया मैं दे रहा हूं। और मेरे एक फ्रेंड है, वो इसी लाइन में आ गया, वो सोच सोच के क्रिएटिव टॉय बनाता है और बेचता है, बढ़िया कमा रहा है। खिलौने, आप समझिए फर्क क्या है, मैं आपको बताएं कैसे कमा रहा है। हम लोग के समय में जब हम लोग छोटे थे, तब हम लोग किसी भी चीज से खेलते थे, हम लोग को खिलौने थोड़ी ना ज्यादा दिए जाते थे, हम लोग खिलौने डेवलप करते थे। खाना कुछ भी मिल गया, वो कपड़ा धोने वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मुगरी, या जो भी आप बोल, उसको बैट बना लिया, है ना, कुछ इस तरीके। आज की तारीख में माँ बाप अमीर हैं, बच्चे को लेके जाते हैं टॉय शॉप, बच्चा फैलता है, पापा ये भी दिला दो, पापा ये भी, ये होता है, 10-10 15-15 हजार के खिलौने खरीद लाते हैं। हाँ, तुम लोग के बच्चे होंगे, इससे पहले अमीर बन जाओ, परेशान कर देंगे नहीं तुम। तो साहब टॉय का बिजनेस बहुत तेजी में डेवलप हो रहा है कि नहीं? और बच्चा फैल गया, आपको दिख रहा है कि वो कार के दुकानदार 1000 रुपए मांग रहा है, बाहर 200 की मिल जाएगी, लेकिन बच्चा फैल चुका है, अब आपको अपनी जान प्यारी है तो आप देंगे 1000। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है ये। चलिए इधर रहते हैं। तो आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव बता दिया, अगर CS वगैरह ना हो पाए तो आप कर सकते हैं, अगर क्रिएटिव माइंड है तो। जीनियस मैन्युफैक्चर सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, की माल बिक जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बिके तो वापस कर देना। कह रहा सर ये भी क्या है? SOG है।
अगला, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट are transferred or disposed of by or under the person under the direction of the person carrying on the business. अगर आप केवल इतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पहले इतना समझिए। जैसे आपको याद है, आपने पढ़ा शेड्यूल 1 पढ़ा, जैसे शेड्यूल 1 का जैसे आपने पहला पॉइंट पढ़ा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, वो डीम्ड सप्लाई है। सप्लाई तो है, लेकिन अगली कंफ्यूजन ये आई कि सब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो वैसे तो हमें समझ में आ रहा था एसेट बेचा है तुमने, परमानेंट डिस्पोज किया या फ्री में किसी को दिया है, एसेट दिया है, गुड्स दिए, तो वो क्या होना चाहिए था? सप्लाई ऑफ गुड्स। पर शेड्यूल 2 ने कहा कि दिक्कत ना आए, इसलिए वो कह रहा हम बता देते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स। अगेन बोल रहा हूं कि शेड्यूल 2 ये नहीं बता रहा इस पॉइंट में कि ये सप्लाई होता है कि नहीं होता, वो ये नहीं बता रहा। कुछ टीचर्स पढ़ा जाते हैं ये कि ये सप्लाई होता है, ये सप्लाई नहीं होता, जहां आएगा वो मैं बताऊंगा, इस पॉइंट में नहीं बता रहे इन सब में। वो ये बता रहा है कि अगर सप्लाई है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर सप्लाई ही नहीं है तो शेड्यूल 2 में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? जब से ये आया था जीएसटी में तब से यही पढ़ाया करता था, और टीचर्स और भी पढ़ाया करते थे। बाद में इस पे सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया था कि सर शेड्यूल 2 ये नहीं बताता है कि ये सप्लाई है कि नहीं, शेड्यूल 2 केवल ये क्लैरिफिकेशन देता है कि सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इंटरप्रिटेशन लोगों की अलग थी। अभी भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसा करके पढ़ा डालते हैं कि सप्लाई ये नहीं बता रहा। मैं क्लियर हो रहा है? जहां पे वो थोड़ा सा डिविएट होगा वो मैं उस पर जाऊंगा। तो सर ये सिंपल ये है कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट आप बेचते हैं या डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करना फेंक दिया, किसी को दे दिया, कुछ भी कर दिया, या बेचने को भी डिस्पोज कह सकते हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। आगे तो जो लिखा है वो तो वही होगा ना। मान लो किसी का बिजनेस है, अब कोई एसेट बेचना है या तो वही बेच रहा होगा या उसके डायरेक्शन में कोई इंप्लॉय बेच रहा होगा, बिना उसके कहे थोड़ी ना बेच रहे होंगे, कि उसने नहीं बोला नौकर जा जाके बेचा जा रहा है सब कुछ, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये पॉइंट मतलब याद करे या ना करे एक ही बात है, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड डिस्पोज बाय और अंडर, खुद बेच रहा है या उसके डायरेक्शन पे बेच रहा है, ये वो मालिक उसका है। तो इतना भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। तो अभी तक एसओजी 3 पढ़े। पहला टाइटल ट्रांसफर हो गया, एसओजी सिंपल सिंपल है। दूसरा टाइटल फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा तब भी एसओजी। तीसरा अगर आप बिजनेस एसेट डिस्पोज कर रहे हैं तो भी एसओजी है। यहां तक में कोई डाउट नहीं। चौथा जो आज तक के किसी में नहीं था, लॉ मेकर यहां पे लेकर के आगे, और ये है क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, मे बी फैक्ट्री है, मे बी शॉप है, किसी चीज का मान लेते हैं। मान लो आपकी एसी की शॉप है, एसी खरीदते हैं, एसी बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं आईटीसी बुक करते हैं, बेचते हैं आउटवर्ड सप्लाई। एक बार ना आपका इन सबसे भरोसा उठ गया, आपने कहा यार क्या जिंदगी इसीलिए मिली है, एसी खरीदने बेचने के लिए। आपने कहा हमसे अब ये सब नहीं होता, मोह माया से दूर जाना है। आपका मन हुआ कि गोवा जाके सन्यास ले लेते हैं, और आपने अपना व्यापार बंद कर दिया। क्या कर दिया? व्यापार बंद कर दिया। गोवा जा ही रहे थे, जीएसटी वाले ने कहा, डिपार्टमेंट ने, कि एक मिनट सुनिए सर, आपने अपना व्यापार बंद कर दिया, आप टैक्सेबल पर्सन थे? उसने कहा हाँ। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? लास्ट टाइम पे बताया था, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होता है, तो वो रजिस्टर्ड था, लेट्स से टैक्सेबल पर्सन थे। और अब तुम टैक्सेबल पर्सन नहीं रहोगे, सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन मतलब होता है खत्म हो गया। अब तुम जा रहे हो तो जीएसटी का मतलब नहीं, तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है सर सुनिए, तो जो एसी अभी अनसोल्ड बचे हैं उन पे तुम आईटीसी बुक कर चुके थे, हमने तुम्हें आईटीसी क्यों दिया था? तुम बेचोगे, तुम्हारे मन में पता नहीं क्या आया कि तुम क्या ले लोगे? सन्यास। अब तुम वो बेचोगे नहीं, या तो बेच दो, तुमने तो बेचा नहीं। हम उनको डीम्ड कर लेंगे, जो एसी बचे रह गए, हम उनको डीम्ड कर लेंगे कि तुमने सप्लाई कर दिया, उस पर जीएसटी दीजिए फिर जाइए सन्यास। मतलब अगर आप अपना व्यापार बंद कर रहे हैं, 100 की सीधी एक बात, बिना कहानी लगाए, बिना नमक मिर्च लगाए व्यापार बंद कर रहे हैं, और जो भी अनसोल्ड स्टॉक है वो डीम्ड कर लिया जाएगा सप्लाई।
तो लॉ मेकर ने शुरुआत यहां से करी थी कि शेड्यूल 2 ये नहीं बताता कि ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा, बट वो भी थोड़ा बहक गया था। इस पॉइंट में बताता है कि अगर ऐसा होगा तो हम मान लेंगे कि सप्लाई है। वैसे शेड्यूल 2 ये बताता है कि ये चीज सप्लाई ऑफ गुड्स होगी कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, लेकिन इस पॉइंट में ये भी बताता है कि ये सप्लाई होगी और सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। अब पढ़ के एक बार देखते हैं क्या लिखा है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, जो आपके बिजनेस के गुड्स हैं, विल बी डीम्ड, देखो यहां पे वर्डिंग डाली उसने डीम्ड शेड्यूल 2 में कि हम इसको मान लेंगे कि तुमने सप्लाई कर दिया। विल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बिफोर, कब मानेंगे तुमने बेच दिया? टैक्सेबल पर्सन जैसे तुम सीज हो रहे हो जस्ट उससे पहले, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन अगर तुम खत्म हो गया उसके बाद मानेंगे तो जीएसटी नहीं बचेगा, फिर तो जीएसटी कैसे लेंगे? रजिस्ट्रेशन जब तुम्हारा सरेंडर हो गया उसके बाद अगर मानेंगे तो जीएसटी कैसे लेंगे? रजिस्ट्रेशन सरेंडर होने से जस्ट पहले तो तुमसे क्या ले लेंगे? जीएसटी। मतलब एक्चुअल में नहीं बिका है, एक्चुअल में रखा है, वो कह रहा है जो हो सड़ जाए, जो हमसे क्या लेना देना, जो भी है। लॉ मेकर कह रहा है हमको जीएसटी देते जाइए। तो अगर बिजनेस एसेट के गुड्स थे, आप टैक्सेबल पर्सन थे, टैक्सेबल पर्सन ही रहना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्सेबल पर्सन खत्म हो रहा है, सीज हो रहा है, उससे जस्ट पहले जो भी स्टॉक है उसको हम डीम्ड कर लेंगे कि आपने सप्लाई की और सप्लाई ऑफ गुड्स है। हाँ, इसके दो एक्सेप्शन हैं जहां पे हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको संन्यास लेने देने जाने देंगे और डीम्ड नहीं करेंगे कि आपने सप्लाई किया। दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अगर आप अपना बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न किसी को बेच के जा रहे हैं, मान लीजिए आपका मन नहीं किया, आपने अपनी शॉप किसी को बेच दी, आर्यन को बेच दी अपनी शॉप, आर्यन कह रहा हम चलाएंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है साहब वो जो संन्यास लेने जा रहा है उसको जाने दो ना, जो भी अनसोल्ड पड़ेगा हमें टेंशन नहीं ना, हमारा नुकसान नहीं। वो गवर्नमेंट कह रही क्यों? वो आर्यन तो बेचेगा ही बाद में, तो जीएसटी मिल जाएगा। या दूसरा, आपका बिजनेस आपके बेटे ने या कोई भी जो भी लीगल एयर है उसने टेक ओवर कर लिया, तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर ए का बिजनेस मिस्टर डबल ए चलाने लगे, बड़े बेटे छोटे बेटे जो भी हो, हमें टेंशन नहीं, फिर हम आपको परेशान नहीं कर। लेकिन अगर ये दोनों केसेस नहीं, आप बंद करके जा रहे हो, तो हम क्या मान लेंगे कि आपने डीम कर दिया सप्लाई। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, फिर एक्सेप्शन पढ़ेंगे। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट विल बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कब? बिफोर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एक्सेप्शन क्या है? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, तो नहीं मानेंगे। या फिर दूसरा एक्सेप्शन, ये समझ गए ना, आपने अपना पूरा व्यापारी किसी और को बेच दिया। एज अ गोइंग कंसर्न मतलब, हाँ जैसे मतलब मान लो आपने बिजनेस बेचा वो, लेकिन वो कह रहा है हम एसी की शॉप थोड़ी ना चलाएंगे, हम तो यहाँ पे टीवी बेचेंगे कुछ और, तो फिर नहीं, एज अ गोइंग कंसर्न वही व्यापार वो आगे बढ़ा रहा हो, तो एक्सेप्शन में है। दूसरा, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड, और उस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। मतलब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, हमें कोई टेंशन नहीं, अब वो बेचेगा तो हमें जीएसटी मिल जाएगा। कोई डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? पक्का किसी के दिमाग में कोई डाउट? एग्जाम्पल देखें, राज अ ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, बिजनेस बंद कर रहा है। एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक shall be deemed to be supplied by him, और वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। और किसी के दिमाग में कोई डाउट? पक्का? मैं ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है? आ रहा है कोई डाउट? नहीं आ रहा? पक्का किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं? क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, ओके वेरी गुड। अब अगले पॉइंट जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के, तो मैंने बाइफर्केशन कर रखा है ताकि आप रिवाइज भी करेंगे तो आपके इजी रहेगा। अभी जैसा आपको बताया, आप कोई मशीन या कुछ भी किराए पे लेते हैं, जो इंसान किराए पे दे रहा है, तो क्या वो टाइटल ट्रांसफर कर रहा है गुड्स का? नहीं, केवल आपको राइट टू यूज दे रहा है, यूज करने का अधिकार, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। कार आपने किराए पे ली तो यूज करने का अधिकार है ना। आपने घर से कोचिंग आना था, ओला बुक करी, तो घर से कोचिंग आए, कार वाले कार के पैसे दिए। अब आपसे कार का कोई मतलब है क्या? आप ये थोड़ी ना कहेंगे जिस गद्दी में बैठे तो गद्दी उखाड़ के ले जा रहे हैं, आगे का बोनट हमको दे दो। उस शेयर में आपका हिस्सा नहीं है, अनडिवाइडेड शेयर है। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब समझते हो? वो कार पूरी उन्हीं की है, उसमें आपका हिस्सा नहीं। मान लो आपने 10 दिन जनरेटर किराए पे लिया, तो 10 दिन बाद जनरेटर वापस कर दो। अब ये थोड़ी ना करो कि जनरेटर का इंजन निकाल के रख लिया, 10 दिन हमने भी तो लगा। अनडिवाइडेड शेयर, इसका मतलब ये होता है, जो पॉइंट मिलेगा देखते हैं क्या लिखा है। एनी ट्रांसफर ऑफ, टाइटल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स,
विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है सर? राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर, यूज करने का अधिकार जिसको आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन रेंट टू पी लिमिटेड इज एसओएस। यहां तक बात आप सबको समझ में आ गई? पक्का? 6th और 7th पॉइंट अभी समझाएंगे, थोड़ा रुक के समझाते हैं। अभी आते हैं 8th पे। कई बार ऐसा होता होगा, जैसे मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं और आप शॉप में गए और आपने रेडीमेड खरीद लिए, सभी के साथ होता होगा। अच्छा, रेडीमेड खरीदे तो जिसने बेचे उसने क्या किया? सप्लाई ऑफ गुड्स किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस किया? सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले पॉइंट में यही कवर था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको देखो तो जानबूझ करके रेडीमेड गारमेंट्स का लिया हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से। कई बार ऐसा भी होता है यार, मार्केट जाते हैं ना, रेडीमेड खरीदते साइज का नहीं मिलता, सब जगह से फिट आती है तो डमी से टाइट होने लगता है, अलग अलग भांति भांति प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट से एक फैब्रिक खरीदा, कपड़ा खरीदा, और उसको टेलर के पास दे दिया स्टिचिंग के लिए। टेलर ने मेरी मेजरमेंट ले ली, शर्ट बनवानी थी, उसने स्टिचिंग के लिए मेजरमेंट ले लिया, अपने पैसे बता दिए, सर लेट से 1000 रुपए लेंगे शर्ट को स्टिच करने के। एक डेट बता दी कि सर आने वाली 15 तारीख को हम आपको दे देंगे। हमने कहा ठीक है सर, दे देना। अच्छा, अगले दिन मैं वहां से निकला तो मैं क्या देख रहा हूँ, सुबह का 11-12 बज रहा है, शॉप ओपन ही नहीं है। मैंने उसको फोन किया, हमने कहा हमने तुमको कल कपड़े दिए थे सिलने के लिए। कह रहा हाँ सर। हमने अभी तक दुकान नहीं खोली तुमने? कह सकते हैं ऐसा क्या? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कह रहा अरे सर हमने आपसे कहा है ना हम 15 तारीख को दे देंगे। हमने कहा अच्छा। अच्छा, थोड़े जब वापस आया तो देख रहा हूँ बाहर बैठ के ताश खेल रहा है। हमने वो कपड़े तुमको दिए, सिल नहीं रहे हो तुम? कह रहा सर आपको 15 तारीख को मिल जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, वो 15 तारीख को सिल के देता है तो वो हमको क्या चीज सप्लाई कर रहा है? गुड्स बेच रहा है कि सर्विस दे रहा है? सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो कपड़ा तो हम ही ने खरीद के दिया था, वो सिल के दे रहा है। वो एक ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिसमें उसकी कला लग रही है, स्टिचिंग प्रोसेस। दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में जॉब वर्क। जॉब वर्क का मतलब होता है जहां पे किसी दूसरे के गुड्स पे कोई दूसरा कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑटो या 3 व्हीलर या टेम्पो बनाने की कंपनी है, वो पूरा टेम्पो बना देती है, और फिर आप देखते हैं ना मार्केट में टेम्पो में कौन से कलर के चलते हैं? ग्रीन कलर के चलते हैं ना। हाँ, तो ग्रीन कलर का पेंट करने के लिए उसने आउटसोर्स कर रखा है, बात करती है किसी से, उसने बात कर रखी है कि हम अपना टेम्पो भेजेंगे पूरा, आप इस तरीके का पेंट उस पर कर देना। यानी वो पेंट की सर्विस दे रहा है, पेंट करता है, टेम्पो वापस कर देता है। क्या उसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस किया? सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी दूसरे के गुड्स पे जो भी काम आप कर रहे हैं, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको बोलते हैं जॉब वर्क। और वो जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि जॉब वर्कर पे आपके अपना कंट्रोल नहीं चलता, वो एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है आपकी। एम्प्लॉय होता तो हम कह सकते सुबह अभी तक तुम आए नहीं, बीड़ी का पी रहे हो बैठ के। जॉब वर्क पे क्या होता है, उसने टाइम दिया, पैसा दिया, वो अपने हिसाब से काम करके देगा। हाँ, हमारी ज्यादातर फैक्ट्री आज की तारीख में ना मैक्सिमम काम आउटसोर्स कर देती हैं। अब जमाना बहुत बदल गया। बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट में देखते हैं ना, तो वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती। कभी आपने गौर किया हो या ना गौर किया हो, जिसे लाला रामदेव, बाबा रामदेव, वो बाबा क्या, वो बिजनेसमैन है, हजारों करोड़ का टर्नओवर है लाला रामदेव, मतलब बड़ी। अब वो सब कुछ बना रहे हैं। कभी आपने प्रोडक्ट में ध्यान से देखा हो तो बहुत से प्रोडक्ट में लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन एल्स, मार्केटेड बाय पतंजलि। ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत जगह होता है। अब बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, अब जॉकी गए, जॉकी के सॉक्स खरीद लिया, आपने जॉकी खरीद के पलट के देखो तो 1 मिनट के लिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन एल्स, मार्केटेड बाय जॉकी। हाँ, वो अपनी क्वालिटी बता देते हैं, मैं ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ये चीजें चाहिए। ये एक तरीके का सब जॉब वर्क है। ठीक है। अब इसी में एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जब शर्ट स्टिच कराने गया, स्टिच के लिए मैंने दिया, फिर जब मैं वापस ले रहा हूँ तो वहीं पे मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बढ़िया सी शर्ट बनी बनाई टंगी हुई है, पीले कलर की। बड़ा मन था कि कुछ गोविंदा टाइप पीले हरे कलर की कुछ पहने, तो पीले कलर की एक बहुत बढ़िया रेडीमेड शर्ट है। हमने उससे पूछा ये कितने की? उसने कहा 3000 रुपए की, बनी बनाई। हमने कहा दे दो।
पैसों कमी नहीं, हमने कह लिया 3000, उसने शर्ट हमको दे दी। कहता सर आप तो जीएसटी पढ़ाते हैं, ये बताते जाइए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। हमने कहा जो ये शर्ट बनवा के लिए है तुमसे स्टिच कराइए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और ये शर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है। कहता सर अंतर क्या है, दोनों सिली तो हम ही है, वो विद कपड़ा सब कुछ तुम्हारा, हम तो खरीद रहे हैं, हम तो खरीदार हैं। अंतर समझ में आ गया आपको? पक्का? अब आप पढ़ सकते हैं। एनी ट्रांसफर, ये तो हो गया रही, कहां था, 8th पॉइंट पढ़ लेते पहले। ओके, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, आपको मजा आएगा, पढ़िएगा। सलमान डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ गिवन बाय कैटरीना टेक्सटाइल लिमिटेड। कैटरीना टेक्सटाइल ने इनको कपड़े दिए डाई करने के लिए, सलमान डाइंग हाउस ने इसको डाई कर दिया। नहीं, लोग डाई करा लेते, कलर करा लेते हैं। बोलिए साहब ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस कराए, ये जॉब वर्क एक तरीके का, और ये एसओएस है। आगे चलें। चलो आपको ये पॉइंट पढ़ाई देते, पढ़ाना तो भाई है ना, तो पढ़ाई देते हैं। बहुत ध्यान से अब सुनना मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। जो भी लैंड या बिल्डिंग होती है, अब मेरी तरफ सभी लोग देखिएगा प्लीज, थोड़ा लंबा पॉइंट है। जो भी लैंड या बिल्डिंग होती है वो गुड्स नहीं होती, वो हमेशा सर्विस होती है। अगर होगी तो गुड्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में ही लिखा है कि केवल मूवेबल चीजें ही गुड्स हैं, इमूवेबल चीजें गुड्स नहीं होती। अब लैंड अगर बिकती है, लैंड अगर बिकी, दो चीजें से कहूंगा, एक बेचना एक किराए पे, अगर बिकी तो ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स होती है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, इसके बेचने पे जीएसटी नहीं लगता। जब मैं आपको शेड्यूल 2 पढ़ा लूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ये बताता है कि ये चीजें ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। उस शेड्यूल 3 में मैं आपको झलक दिखाता हूं शेड्यूल 3 की। ये शेड्यूल 3 आपको पढ़ाऊंगा, काफी सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा इस पे भी, कि क्या चीजें ये ना इधर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता। और इन्हीं में से एक पॉइंट आपको ये पढ़ाऊंगा 7th वाला, ये सप्लाई ऑफ लैंड, ए सॉरी सेल ऑफ लैंड, ये अभी एंड के बाद बात करते हैं। सेल ऑफ लैंड यानी जमीन का बिकना, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। सही मायने में तो उस पर आप वैसे भी जीएसटी लगा भी नहीं सकते थे। जीएसटी ना लगा के जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई एहसान नहीं किया है। कैसे लगाते तुम जीएसटी? सेल का ट्रांजैक्शन है, गुड्स होते नहीं है, तो क्या तुम इसको सर्विस मान लेते? बिका है तो टाइटल ट्रांसफर हुआ है, सर्विस मान नहीं सकते थे, गुड्स है नहीं। और दूसरा, इसके बिकने पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो वैसे भी आपको याद होगा, याद छोड़ो, सेल ऑफ लैंड जो है, मैं बहुत पीछे पहुंचा ना, छोड़ो। सेल ऑफ लैंड जो है वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। अब बचा क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग की सेल क्या होती है सर? क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस होती है कि नहीं होती? देखो भैया, बिल्डिंग दो तरीके से बिकती है। एक बनी बनाई बिल्डिंग बिकती है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग बिकती है। बहुत ध्यान समझ लेना, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, डिग्री पाए हुए लोगों को भी ये पॉइंट क्लियर नहीं है। एक बनी बनाई बिल्डिंग बिकती है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली। बनी बनाई समझते हैं क्या? हाँ, बनी हुई थी, हमको अच्छी लगी, मान लीजिए सामने महाजन साहब की बिल्डिंग बिक रही है, हमको अच्छी लगी, हमने खरीद ली। ये ना सेल सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अगर बनी बनाई बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, जीएसटी नहीं लगता। दूसरा केस, आजकल जैसे आप जानते हैं फ्लैट्स का, अपार्टमेंट्स का जमाना है, बिल्डर्स फ्लोर्स या जो भी है। मान लो एक प्रॉपर्टी थी अंडर कंस्ट्रक्शन, फ्लैट बन रहे थे, मैंने बिल्डर से बात करी, हमने कहा इसमें हमें भी एक खरीदना है, कितने का? उसने कहा सर 1 करोड़ का है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा हमको बुक कराना है। सर कह रहा बुकिंग के समय सर 40 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी 60 लाख रुपए बाद में ले लेंगे जब आपको हम बना के देंगे। तो हमने उसको 40 लाख दे दिए, 60 लाख बाद में दे देंगे। लॉ मेकर कह रहा है ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है।
हमने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स, कह रहा गुड्स तो हो ही नहीं सकता सर। हमने सर्विस कैसे बनी ये बताओ, कह रहा तो तुमको बना के देगा तो तुमको सर्विस देगा, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे जीएसटी लगेगा। हमने कहा है, हमने कहा कितने पे लगेगा, जो 40 लाख पहले दिया उस पे, कि जो 60 लाख बनने के बाद देंगे उस पे, किस पे लगेगा? पूरे 1 करोड़ पे लगेगा, कह रहा है। लगेगा तो फिर पूरे पे लगेगा। हमने कहा मतलब अगर वहीं रुक जाते और पूरी बन जाने देते, अभी कुछ पैसा नहीं देते, पूरी बन जाती, जब उसको नगर निगम से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब बनने के बाद लेना होता है, उसके बाद हम खरीदते तो कह रहा फिर जीएसटी नहीं लगता। यानी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अगर आप बनी बनाई खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं। अच्छा लैंड में दोबारा ये, लैंड पे जीएसटी नहीं लगता। कौन सी लैंड, बनी बनाई कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली? जमीन तो हम लोग को भगवान ने दी है ना, वो तो बनी बनाई है, हम लोग ने उसमें क्या बनाया। तो जमीन के बेचने पे जीएसटी नहीं है, बिल्डिंग के बेचने पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाली है तो जीएसटी है, पूरी बनने के बाद ले रहे हैं तो जीएसटी नहीं है। यहां तक समझाया? सर ये कहां लिखा है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाली होगी तो जीएसटी लगेगा? ये लिखा है इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10। ये मेरी नंबरिंग से 10 है। अगर एक्चुअल शेड्यूल 2 देखता हूं तो एक्चुअल शेड्यूल 2 के पैरा 5 के क्लॉज बी में ये बताया है लॉ मेकर ने। ये क्यों बता रहा हूं बाद में बताऊंगा, बट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखते हैं। पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ाता हूं तब ऊपर का कंटेंट पढ़ाऊंगा। राधा बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट्स, वही फ्लैट्स बना रहे हैं, फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.5 करोड़ पर यूनिट। हर एक फ्लैट कितने का बन रहा है? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। रुपीज 80 लाख पर यूनिट वर रिसीव्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 80 लाख रुपए बनने से पहले मिल गए, एंड बैलेंस मिल रहा है कंप्लीशन के बाद। बताओ सप्लाई है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब ऊपर पढ़ो पूरा पैरा क्या लिखा है, यही बात को कैसे लिखा लॉ मेकर ने। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और ए पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली। कुल मिला के यहां तक की पंचायत ये है, बिल्डिंग बन रही है, मे बी कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मे बी बिल्डिंग बन रही है, मे बी रेसिडेंशियल बन रही है, मे बी कॉमर्शियल बन रही है, मे बी पूरी बिकनी है, मे बी थोड़ी बिकनी है। जैसे मैं एक फ्लैट बना रहे 200, आपको हम जरूरी थोड़ा ना पूरे बेचा, एक बेचना है आपको, हो सकता है पूरे 200 बेच रहे हो। कुल मिला के इस पॉइंट तक का मतलब है बिल्डिंग की बात हो रही है। कह रहा है वो सप्लाई होती है, कब नहीं होती सर, कब नहीं होती, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन मतलब अब नहीं होती, वेयर द इंटायर कंसिडरेशन, इंटायर मतलब 100% पूरी कंसिडरेशन, हैज बीन रिसीव्ड, कब मिली हो? आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नगर निगम से लेना पड़ता है, तो कह रहा है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद। कहीं कहीं जगह पे नगर निगम जहां नहीं लगता, जहां जरूरत नहीं होती, या छोटी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, नहीं जरूरत है उनके लॉ के हिसाब से, तो फिर ना लीजिए। वेयर रिक्वायर्ड का मतलब ये है, कहीं कहीं पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट से लेना पड़ता है, तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिससे भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या बताता है कि कंप्लीट हो गए, या फिर और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब कोई रह रहा था लेट से, तो बनी गई होगी। तो इन दोनों में जो भी अर्लियर हो गया है उसके बाद अगर पूरी कंसीडरेशन मिल रही है तो ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ गया? कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जो जहां जो भी रह रहा है उसके बाद, इन दोनों में जो भी अर्लियर है उसके बाद अगर पूरा पैसा मिल रहा है तो जीएसटी नहीं लगता। थोड़ा भी पैसा उससे पहले मिल गया या पूरा पैसा उससे पहले मिल गया, जीएसटी की बात आती है। तो यहां पे 2 शेड्यूल में कवर्ड है, एक शेड्यूल 2 में भी लिखा है, एक शेड्यूल 3 में भी लिखा है। शेड्यूल 3 कहता है कि ये चीजें ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसमें वो 7 पॉइंट कहता है कि सर वो बिल्डिंग जो शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी में नहीं लिखी, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होती।
आपको पढ़ाता हूँ शेड्यूल 3 भी, फिर आके दोनों का मिक्सचर समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल ऑफ लैंड में तो कोई कंडीशन लगाई ही नहीं उसने, एंड के बाद कंडीशन शुरू करिए। एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, अभी आपने जो पढ़ा यही पढ़ा, सब्जेक्ट टू, ओवर रूल नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट टू मतलब समझते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड में कोई कंडीशन नहीं थी, सेल ऑफ लैंड तो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेल ऑफ बिल्डिंग भी कहना नहीं होती सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, बट सब्जेक्ट टू दैट, मतलब अगर उसमें लिखा है तो होती है तो फिर होती है, उसको छोड़ के बाकी नहीं होती। तो दोनों का तात्पर्य ये निकला, कंक्लूजन ये है कि बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिक रही है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंस्ट्रक्शन के बाद बिक रही है तो ना सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। गुड्स तो कभी हो ही नहीं सकती। सर ये तो आपने सेल की बात बताई, रेंट की भी बताई नहीं। अब आ रहा हूं रेंट पे, पहले तो सेल तक की बात सब समझ में आ गई, अब रेंट की बात समझते हैं। रेंट पे उठाते हैं, चाहे आप लैंड चाहे आप बिल्डिंग, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ गुड्स अगेन नहीं हो सकता, बट सप्लाई ऑफ सर्विस है रेंट पे उठाना। अब रेंट को कुछ लोग रेंट के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लीज पे दे रखा है। किसी भी नाम से बोलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बात ऊपर शेड्यूल 2 में आइए, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, कहां लिखा है, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस एनी लीज। जब लॉ मेकर लिखता है तो डिक्शनरी खोल के बैठता है, सारे वर्ड देखता रहता है, सब लिख देता है। एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, इन शॉर्ट किराए पे दे रखी है लैंड, बेची नहीं है, बेची होती तो ना सप्लाई ऑफ गुड्स होती ना सप्लाई सर्विस। या फिर लैंड नहीं बिल्डिंग दी है तो कहां लिखा है सर, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली, पूरी किराए पे उठा दिया थोड़ी। ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। इन शॉर्ट बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग या दोनों किराए पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। एग्जाम्पल सुनिएगा, लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड इज एसओएस, शॉप लेट आउट करिए बिजी मार्केट एरिया में एसओएस, और बिजी मार्केट एरिया नहीं होता तो भी एसओएस होता, उससे कोई फर्क नहीं। लॉ मेकर ना, पता नहीं उसको क्यों लगता है कि इंडिया के लोग बहुत कानूनी निकालते हैं। इतना लिखने के बाद भी उसका दिल नहीं माना, इतना लिखने के बाद भी उसने कहा लोग कहीं डिस्प्यूट ना खड़ा करें कि यहाँ तुमने लैंड बताया, यहाँ बिल्डिंग बताई, तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं बताई नहीं। उसने अलग पॉइंट लिखा अगला, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। कहा जरूरत थी, 6 पॉइंट में कवर्ड था, लेकिन लॉ मेकर ने तब भी और क्लियरिटी रखने के लिए 7 पॉइंट अलग से डाल दिया कि सर अगर आप रेंटिंग करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। मतलब समझ रहे हैं, ये हमने रिपीट नहीं करे, लॉ मेकर ने ही रिपीट कर रखे, और दोनों की बातें एक ही है। समझ पा रहे हैं बात को? तो लॉ मेकर डरा हुआ था, घाट घाट का पानी पिए बैठा है, कह रहा लोग डिस्प्यूट करेंगे जबरदस्ती, तो ये भी डाल दो, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसओएस, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एसओएस। मतलब ऐसा नहीं है कि सर कौन सी चीज इसमें आएगी इसमें और इसमें अंतर, क्या कोई अंतर है ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल जुड़वा हैं। एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता है, जुड़वा पिक्चर की तरह, वैसे ही है। समझ गए? कोई डाउट? तो लैंड और बिल्डिंग के बारे में पूरी चीज आप समझ चुके हैं। लैंड बेचना जीएसटी के दायरे से बाहर है, बिल्डिंग बनी बनाई बेचना जीएसटी के दायरे से बाहर है, बिल्डिंग बना के बेचना जीएसटी के दायरे में आती है। सर ये सब भी हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए सर। सर सर बेटा बेटा सर ये पढ़ाओ, अभी तक में कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना? टाइम भी है अभी। गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस। मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैं समझाता हूं। लेट्स से, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास एक लैपटॉप है, और ध्यान से सुनते जाना पूरी बात, और उसका उन्होंने आईटीसी अवेल किया था। थोड़े टाइम बाद उन्होंने वो लैपटॉप डोनेट कर दिया किसी को। पहले बताओ सप्लाई है कि नहीं? कहां पढ़ा था? शेड्यूल 1 में पढ़ा था, पहला ही पॉइंट था सप्लाई है। और वो सप्लाई जो होगी वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगी। यहां से कंफ्यूज ना होना इसलिए जानबूझ के एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर एक्स, उनके पास एक लैपटॉप है, उन्होंने उसका आईटीसी ले रखा है।
उनका एक फ्रेंड आया, उस फ्रेंड ने उनसे कहा 2 दिन के लिए यार हमको ना लैपटॉप यूज करना है, अपना लैपटॉप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम दोस्त हो मेरे, तुम ये लैपटॉप ले लो, यूज कर लेना, फिर हमको दे देना। यानी आपने बिजनेस एसेट पर्सनल यूज में लाए या अदर देन बिजनेस यूज में लाए। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो नहीं सकता क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर तो हुआ नहीं, वापिस आ जाएगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपकी चेयर्स की शॉप है, चेयर कुर्सी, घर पे फंक्शन था, आप फटाफट 10 कुर्सियां उठा लाए, घर पे रख दी। जब लोग चले जाएंगे फिर उठा के शॉप पे रख देंगे, क्या पता कौन बैठा था। कह रहा सर ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आपके दिमाग में तुरंत एक डाउट आया होगा कि ये बात पता कैसे चलेगी? आया था क्या ये? तो सच्चाई ये है, ये बात नहीं पता चलेगी। लेकिन अगली सच्चाई ये है, जब हम लोग टैक्स पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हम लोग ये मान करके चलते हैं सब ईमानदार है, हर एक चीज बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम सबको बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम यही प्रिज्यूम कर लेंगे पता कैसे चलेगा, तो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बताएंगे ही नहीं, हम बताएंगे ऐसा नहीं। तो ये सब पता चलने वाला है, ठीक है। अब पढ़ के देखिएगा। गुड्स हेल्ड, फिर से पढ़ रहा हूं, गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए रखे हैं या यूज करते हैं, आर पुट टू प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज में ले आए, या मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, किसी और को दे रहे हैं बिजनेस के वो छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूज करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, a person manufacturing and selling wooden furniture takes one chair manufactured by him for use at his house। ये क्या है बताइए साहब? सप्लाई सर। अगर देखिए साहब, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये वाला पॉइंट होता तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता, वो हमेशा के लिए गई होती चेयर तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाती। तो ये थर्ड में और इसमें थोड़ा सा ये अंतर है। 10th भी सर समझ में आ गया है। 11th अभी तक में कोई डाउट? आईपीआर सुना है आपने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे? हाँ बिल्कुल सर, तो रटे बैठे कॉपी राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट चालू हो गए, बहुत बढ़िया। आपने आईपीआर किसी को यूज करने के लिए दिया, टेम्परेरी यूज मतलब यूज करने के किराए पे दिया, पेटेंट यूज करने के लिए दे दिया। क्या लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस है, पढ़ के देखिएगा। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी आईपीआर। एग्जाम्पल मैंने लिया है छोटा सा, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। आपने किसी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाया, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके का, उसने आपको क्या किया? सॉफ्टवेयर बना करके आपको दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स करा कि सप्लाई ऑफ सर्विस करा? सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, देखिए लॉ मेकर ने कितना लिख रखा है डेवलपमेंट कॉमा लगा लेना, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन। तो वो डिक्शनरी पता नहीं कहाँ कहाँ से गूगल करता है, सब वर्ड लिख देता है। ऑफ काहे का? आईटी सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल, टेली सॉल्यूशंस डेवलप एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ए बिजनेस फर्म। ये क्या है? एसओ। ये समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं, किसी को कोई डाउट? हाँ आपका चेहरा में लग रहा था हमको कि डाउट है, आपको पूछिए। हम्म, ये वाला ना, हाँ। बस यही क्वेश्चन है, डाउट यही है ना, मैं समझाता हूँ। देखिए, इनका डाउट मैं पहले रिपीट कर देता हूँ सभी को। इनका डाउट ये है कि जैसे सर ये वाला था और यहाँ पे आपने बताया टेम्परेरी ट्रांसफर है, तभी वो 9th पॉइंट की बात कर रहे हैं, तभी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और जैसा कि शेड्यूल 1 में अपने ने पढ़ा था परमानेंट ट्रांसफर वाला, तो भी वो भी सप्लाई था, ये भी सप्लाई है। तो क्या सर ऐसा है कि टेम्परेरी ट्रांसफर हो या परमानेंट ट्रांसफर हो तो सप्लाई है? ये डाउट है इनका। आंसर सुनिए। शेड्यूल 2
आमतौर पे ये नहीं बताता कि ये चीज सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 2 तो केवल ये क्लेरिफिकेशन देता है कि अगर सप्लाई होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कहने का तात्पर्य ये निकल के आया कि अगर सप्लाई ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर सप्लाई है और परमानेंट ट्रांसफर है तो फिर वो कवर्ड हो जाएगा आपके तीसरे पॉइंट में, और अगर सप्लाई है और टेम्परेरी ट्रांसफर है तो वो कवर्ड हो जाएगा आपके 9th पॉइंट में। बट हम इसको देख के ये नहीं एज्यूम करेंगे कि ये सप्लाई बन गया या ये सप्लाई नहीं बन गया। तो सप्लाई ही नहीं हुआ। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर आपने किया है, विदाउट कंसिडरेशन किया है, तो अगर ध्यान से समझे तो सप्लाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन वाले केवल वो ही सप्लाई होते हैं जो शेड्यूल 1 में दिए हैं, वहां टेम्परेरी ट्रांसफर था ही नहीं। अनलेस एंड अनटिल वो सेकंड पॉइंट में पहुंच जाता तो बात अलग है। सेकंड पॉइंट में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, अगर उनमें तो मान रहे हैं उनमें नहीं पहुंच रहा तो सप्लाई ही नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन अगर विद कंसिडरेशन हो जाएगा तो फिर सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तो डिस्प्यूट आएगा कि क्या है, तो लॉ मेकर ने पहले लिख रखा है सप्लाई ऑफ सर्विस। ये डिस्प्यूट बहुतों के साथ है कि हम क्या ये मान लें कि सप्लाई होता है, तो लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं, ये मान लो कि अगर सप्लाई होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। और कोई डाउट किसी के दिमाग में? नहीं। अगला वाला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है। पहले पढ़ाता हूं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट or to tolerate an act or a situation or to do an act। साहब पता है आपको, गीता में लिखा है, गीता जी में, कि इंसान हर समय कोई ना कोई कर्म कर रहा है। 24 घंटे में आज तक के आपके जीवन मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आया ही नहीं कि आपने कोई कर्म नहीं किया। आप सो रहे हैं तो भी कर्म है, जग रहे हैं तो भी, खा रहे हैं तो भी कर्म है, नहीं खा रहे हैं तो भी, पढ़ रहे हैं तो भी कर्म बना रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कर्म बना रहे हैं। कर्म तो हो रहा है ना। क्लास में बैठे तो भी कर्म है, कोई आज क्लास का गोला मार के गया होगा वो भी कर्म कर रहा है। कर्म तो है, अच्छे बुरे की बात है, कर्म तो कर रहा है। अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया आपको? आप कुछ कर रहे हो तो जीएसटी लगी रहा है। कुछ कर रहे हो, आपने सोचा यार कुछ काम करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स की सर्विस की, जीएसटी तो लगी रहा है। कुछ नहीं कर रहे हो, उसके लिए पैसा ले रहे हो तो भी जीएसटी लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छा जीएसटी पढ़ा रहा हूं, और मैं 2 मिनट रुका था कि तुम लोग हाँ बोलोगे नालायकों कि नहीं सर हाँ, और मान लीजिए कि हाँ ठीक है मान लेते हैं, बहुत नालायक है ना। अब मान लो क्या हुआ कि साहब हमसे जीएसटी पढ़ने वालों की लाइन लगी हुई है। ये सब अतिशयोक्ति अलंकार है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हमसे पढ़ने वालों की लाइन लगी हुई है, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की लाइन है। अगर पढ़ेंगे तो इक्की सर से पढ़ेंगे, नहीं तो किसी से नहीं पढ़ेंगे। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो बाकी कोचिंग्स वाले हैं उनको प्रॉब्लम हो रही कि सर सारे बच्चे आपके यहाँ चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई आता नहीं, हमारा भी तो परिवार है सर। हमने कहा सर फिर क्या करें भाई, क्या करें, बच्चे आते हैं पढ़ाना पड़ता है। कह रहे सर आप टैक्स पढ़ाना छोड़ दो। हमने कहा टैक्स इज इन माई ब्लड, टैक्स कैसे छोड़ दें, जीएसटी कैसे छोड़ दें, सांसें हैं मेरी। बोले सर आप 5 करोड़ रुपए ले लो, टैक्स ना पढ़ाओ। हमने कहा चलो बिना खून के भी जी लेंगे। हमने 5 करोड़ रुपए ले लिए और हमने एग्री कर दिया नॉट टू डू एन एक्ट, मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा। दिस इज नॉन कॉम्पीट फीस, कॉम्पीट ना करने के पैसे। लॉ मेकर कह रहा है सर क्या लिया? हमने पैसे लिए। कह रहा क्या करने का? हमने कुछ नहीं करने के पैसे, पहली बार जीवन में कुछ ना करने के लिए मिले पैसे। कह रहे सर इस पे भी जीएसटी है।
दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कृष्णा आते हैं क्लास में, ठीक है? हाँ, अब ऐसे एग्जांपल, थोड़ा लाइट मोड में लीजिएगा इस एग्जांपल को। मान लीजिए ये पुरानी पिक्चरों से बड़ा प्रभावित है, इनको बाहर कोई लड़की पसंद है, अब वो लड़की इनकी तरफ देखती ही नहीं है, घास भी नहीं डालती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाड़े पे कुछ गुंडे हायर करे। पुरानी पिक्चर देख के आए थे, भाड़े पे कुछ गुंडे हायर करे, उनसे बोला कि तुम क्या करना, वो लड़की यहां से निकलेगी तो थोड़ा उसको छेड़ना, परेशान करना, और मैं इमली के पेड़ के पीछे छुपा रहूंगा, और 2 मिनट बाद मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और तुम लोग को डिशुम डिशुम मारूंगा। तुम लोग उल्टा मत मारना मेरे को, ऐसे आ करके सह जाना और भाग जाना। उन्होंने कहा ठीक है, हम 50,000 रुपए लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने 50,000 रुपए दिए, ऐसा ही हुआ। इन्होंने गुंडों को मारा, उन्होंने कहा हाँ कौन हीरो आ गया, ऐसे भी घुमा रहा है, हाँ हाँ करके वो भाग गए। लड़की हंसी तो फंसी। वो सब तो ठीक है साहब, बात ये आती है गुंडों ने क्या किया, टॉलरेट किया इनको, उस टॉलरेट करने के पैसे लिए। ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो टॉलरेट कर घूसा खा रहे थे, ये मार रहे थे। समझ रहे हैं बात को? अब दोबारा एक बार पढ़िएगा। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन मतलब नहीं करना, नहीं करेंगे, चलो नहीं पढ़ाएंगे, और टू टॉलरेट एन एक्ट, टॉलरेट करने का एग्जांपल दिया, और एन सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, कुछ करना। तो कुछ करना ना भी लिखता तो हमें पता था, कुछ ना करना थोड़ा एडिशनल है। तो कह रहा सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्जांपल देखिएगा, 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। केबल ऑपरेटर राम, केबल जो डिश नहीं तो चेंज हो गया थोड़ा मामला, कह रहा मान लो एक केबल ऑपरेटर है राम, हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर श्याम। 2 अलग अलग ऑपरेटर, एक राम है एक श्याम है। राम ने श्याम के साथ एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट था? दैट राम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन इन द स्पेसिफाइड एरिया वेयर श्याम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शन। श्याम ने कहा लेट्स से कानपुर में स्वरूप नगर और ये 2-3 एरिया हम प्रोवाइड करते हैं, यहां तुम कनेक्शन मत दो ना। जिस बात के राम ने पैसे लिए कि ठीक है हम इस एरिया में कनेक्शन नहीं देंगे, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस। कह रहा सर ये जो नॉन कॉम्पीट अरेंजमेंट्स हैं, दिस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और एग्जांपल मैंने जान उसके थोड़ा हट के लिया है, जो बहुत से लोग नहीं समझते कि ये भी इसमें आ सकता है। मान लीजिए, सपोज करिए आपको कहीं घूमने जाना था और आपने कोई टूर पैकेज बुक कराया, कुछ पैसे पे करें, बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गए कि आप घूमने नहीं जा पाए। तो उसने क्या किया, वो जो टूर एजेंसी वाला था, उसने वो पैसा फोरफीट कर लिया। कुछ ना करने के भी उसको पैसे मिले, उसने कुछ किया नहीं। क्या ये भी सप्लाई है? काय की सप्लाई है? सप्लाई ऑफ सर्विस। वैसा भी आपको सिखाया था मैंने, अगर याद हो, सप्लाई वाले चैप्टर में ही, इसी में लास्ट टर्न पे सिखाया था कि साहब जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है उसमें जीएसटी नहीं है, तो अगर वापस कर देता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वापस नहीं किया, तुमने एडजस्ट कर लिया तो जीएसटी है। Security deposit forfeited in the event of cancellation of tour package by the customer constitute SOS. क्लियर? उसके बाद मैंने आपको जब ये शेड्यूल 2 शुरू किया तो मैंने 2 पॉइंट के साथ शुरू किया था, वो 2 पॉइंट तो अभी तक आए ही नहीं कहीं पे कि ये शेड्यूल 2 लाना क्यों पड़ा था। ज्यादा विवाद 2 में थे, एक रेस्टोरेंट, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक तो वो कहीं पड़े ही नहीं कि रेस्टोरेंट पे भी सर दोनों लगा करता था, सर्विस टैक्स भी लगा करता था, वैट भी लगा करता था, लॉगिंग सब्जी याद है एग्जांपल, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी दोनों लगा करता था। वो कहाँ गए? वो इस 14th पॉइंट में लिखे हैं। है क्या? लॉ मेकर ने क्या कर रखा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लॉ मेकर ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कंपोजिट सप्लाई का और मिक्स सप्लाई का। ये आपको जब सप्लाई में ही आगे जब पहुंचेंगे वक्त आने पे तो पढ़ाऊंगा। जैसे कई बार क्या होता है, आप कोई सामान खरीदते हो, मान लो आपको लैपटॉप परचेज करना है। अब आप लैपटॉप परचेज करते हो ना, 50,000 का लैपटॉप है, तो आपको लैपटॉप मिलता है, लैपटॉप के साथ उसका वारंटी कार्ड मिलता है, लैपटॉप की वारंटी मिलती, बैग मिलता है ना, उसका अडेप्टर मिलता है, चार्जर मिलता है, बैग मिलता है, ये सारी 4-5 चीजें आपको मिलती हैं।
क्या आमतौर पे वो आपसे सबके पैसे अलग अलग लेता है? सर 50,000 का लैपटॉप हो गया, 2,000 का बैग हो गया सर, ये नहीं लेता है ना। अब ऐसे में हो सकता है जीएसटी लॉ में जब हम रेट देखें तो रेट अलग अलग लिखे हों। जीएसटी लॉ में लिखा हो लैपटॉप पे लेट से 18% का जीएसटी रेट है, चार्जर पे लेट से 28% लिख रखा है, बैग पे 5% लिख रखा है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं बिल में कौन सा जीएसटी का रेट लगाऊं। समझ पा रहे? क्योंकि हमने तो 50,000 में पूरी डील करी है, इसलिए लॉ मेकर ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि चेक करेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई। क्या होता है, बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास जब मैं पढ़ाऊंगा। ऐसी सप्लाई को अभी के लिए बता देते हैं, इसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, जो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, जो आमतौर पे ट्रेड पैरेलल्स में चलती है। और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होता है वो लगता है। प्रिंसिपल मतलब मेन क्या चीज थी? लैपटॉप। तो लैपटॉप पे जितना होगा, चाहे ज्यादा चाहे कम, पूरे पे वो लगेगा। सेम तरीके से मैंने एक पूरी पंचायत क्यों बताई आपको बताता हूं। इन्होंने कहा लॉ मेकर ने कि सर जो रेस्टोरेंट की सर्विस है ये कंपोजिट सप्लाई। ये कंपोज आमतौर पे यही होता है कि भाई वो लौकी की सब्जी बना के देता है, पनीर पसंदा चाहिए तो वो बना के देगा ना, पनीर अलग नहीं देगा, है ना। तो कंपोजिट सप्लाई है, क्या है? कंपोजिट। और पूरे को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी कंपोजिट सप्लाई है, और पूरे को हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। तो ये विवाद खत्म हो गया क्योंकि शेड्यूल 2 में मेंशन कर दिया गया। कहां लिखा है सर? सप्लाई ऑफ सर्विस में 14 पॉइंट का पहला तो आपको दिख ही रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई ऑफ क्या है? सर्विस है। और अगर डेप्थ में जाए, अगर आपका दिमाग चल रहा है दिमाग, सिर्फ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता, ये गुड्स तुम सप्लाई करोगे। मान लो मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैं इंक खरीदता हूं, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि इंक आप हमको बेचा करेंगे, वो इंक बेचता है, सिर्फ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। दूसरा, सिर्फ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी फैक्ट्री में ना वर्कर्स रखते हैं, तो बड़ी टेंशन होती है, कभी कोई नहीं आया, आज हमारे यहाँ छुट्टी है, आज हमारे यहाँ ईद है, त्योहार है, होली है, दिवाली है, बकरीद है, सब कुछ। तो आमतौर पे इंसान क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है। कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, भैया हमें रोज 100 वर्कर चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी होकर, हाँ सर हम प्रोवाइड करेंगे। तो केवल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। जहां मिक्स हो गया तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो केवल गुड्स वाला सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होता, केवल गुड्स वाला सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। ओके, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझ गए। सर रेस्टोरेंट तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये जो बी पॉइंट में तुमको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक ये रेस्टोरेंट लिखा है। लॉ मेकर कहता है अगर सीधा सीधा लिख देंगे तो फिर हम काहे के लॉ मेकर। देखते कैसे लिखा है, वही चीज को कैसे समझाया है। जैसे वो 3 इडियट्स में नहीं आमिर खान वो चेन समझाता है, चेन क्या है, वैसे ही है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी मैनर। कौन सा? बीइंग, सारी गुड्स नहीं, बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। फूड या कुछ भी खाने पीने का, या कुछ ड्रिंक पीने का, लेकिन क्या चीज पीने की नहीं, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों इसको क्यों अलग कर रहा है? क्योंकि ये तो वैसे भी जीएसटी में नहीं आता, तो उसको छोड़ के नहीं। कॉकटेल्स की बात नहीं कर रहे हम, केवल मॉकटेल्स की बात कर रहे हैं। वेयर सच सप्लाई ऑफ सर्विस, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, काय के लिए? बदले में क्या दिया आपने? इज फॉर कैश, या तो बदले में पैसा दिया, कॉमा कॉमा लगा लेना। डेफर्ड पेमेंट, हमारा वहां खाता चलता है, महीने के आखिरी में सेटल कर देते हैं, खाता होता है ना कई बार, खाता चलता है, उसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, आगे दे देंगे पैसा। या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, बदले में आपने सोने की अंगूठी दे दी, बर्तन मांज दिए। ठीक, कुल मिलाकर के रेस्टोरेंट वाला जो है ये बिल में जीएसटी लगाएगा, और क्या मान के लगा रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विस मान के लगा रहा है। तो चलिए साहब, आज के लिए फिर अपन शेड्यूल 2 तक खत्म कर लिया है, कल फिर शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? कोई भी पॉइंट एक बार फिर से समझना हो तो पूछ लीजिए। सबको क्लियर हो गया? ताजा ताजा रिवाइज करते रहिएगा, रोज जा जा करके अच्छे से, नहीं तो फिर जब बड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, फिर आप परेशान हो जाएंगे। लिंकिंग होगी, हम बार बार लिंक करेंगे कि देखो भाई उस शेड्यूल में ऐसा पढ़ाया था उस पॉइंट में, और फिर अगर आप उस समय मुंह बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।